नमस्कार, न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। दोस्तों, ईरान पर युद्ध छेड़ने के बाद क्या अब ट्रंप घबराहट की हालत में पहुंच चुके हैं? क्योंकि जो लक्ष्य ट्रंप को हासिल करने थे, जो टारगेट उनको हासिल करने थे, यानी ईरान में सत्ता परिवर्तन यानी रिजीम चेंज, उसमें तो वो सफल नहीं हुए हैं। न ही ईरान के परमाणु ठिकाने तक उनकी पहुंच बनी है। तो क्या अब अपनी घबराहट छिपाने के लिए ट्रंप अल्टीमेटम दे रहे हैं? जी हां, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अब ईरान को अल्टीमेटम दिया है कि अगर 48 घंटे 48 आवर्स में के अंदर हॉर्मुज स्ट्रेट अगर न खोला गया तो उसके पावर प्लांट्स को तबाह कर दिया जाएगा। ट्रूथ सोशल पर पोस्ट करते हुए ट्रंप ने देखिए क्या कुछ लिखा है। लिखा है कि ईरान को तत्काल हॉर्मुज स्ट्रेट खोल देना चाहिए। अगर ईरान पूरी तरह से इस रास्ते को नहीं खोलता है तो ठीक 48 घंटे बाद अमेरिका उसके पावर प्लांट्स को तबाह कर देगा। शुरुआत सबसे बड़े पावर प्लांट से होगी, ये लिख रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप। ट्रंप ने तो घड़ी की टिक टिक शुरू कर दी है, बिल्कुल जो काउंटडाउन कहते हैं जिसको। लेकिन जब ये टाइम बम फूटेगा तो इसमें अमेरिका और इजराइल ही क्या सबसे ज्यादा घायल होंगे, ये सवाल उठ रहे हैं। अमेरिकी डेमोक्रेटिक सीनेटर क्रिस मर्फी ने तो कह दिया है कि राष्ट्रपति ट्रंप ईरान के खिलाफ युद्ध पर अपना नियंत्रण खो चुके हैं और घबराहट की स्थिति में हैं। दरअसल हॉर्मुज स्ट्रेट को बंद कर ईरान ने एक तरफ दुनिया को संदेश दे दिया, मैसेज दे दिया कि युद्ध में दुश्मन का साथ देने वालों को क्या नुकसान हो सकता है, और दूसरी तरफ डिएगो गार्सिया तक मिसाइल भेजकर अपनी ताकत का जलवा भी ईरान ने दिखा दिया, जिसके बाद अल्टीमेटम देना शायद ट्रंप की मजबूरी बन गई। ब्रिटेन भी शायद इसी मजबूरी का शिकार हो रहा है। खबर है कि परमाणु ऊर्जा से चलने वाली ब्रिटिश पनडुब्बी HMS एनसन अरब सागर में पहुंच गई है और ये ऐसा समय है जब अमेरिका ईरान के खिलाफ अपने सैन्य अभियानों को तेज करने की धमकी दे रहा है। इधर जापानी प्रधानमंत्री की अमेरिका यात्रा के बाद जापान के विदेश मंत्री मोटेगी ने कहा है तोशिमित्सु मोटेगी, जापानीज नाम है, थोड़ा सा टंग ट्विस्ट हो जाता है। तो तोशिमित्सु मोटेगी ने कहा है कि अगर अमेरिका और इजराइल और ईरान के बीच सीज फायर हो जाता है तो जापान हॉर्मुज स्ट्रेट में बिछी बारूदी सुरंगों को यानी माइंस को हटाने में मदद कर सकता है। इन खबरों का आपस में क्या संबंध हो सकता है, इसकी पड़ताल करने की जरूरत है। एक तरफ ब्रिटेन, दूसरी तरफ जापान और इन सब के बीच अमेरिका सैन्य अभियान तेज करने की बात कर रहा है और जापान सीज फायर का जिक्र कर रहा है। क्या अंदर खाने कोई खिचड़ी पक चुकी है कि ट्रंप को फेस सेविंग का मौका मिले? वैसे अल जजीरा की रिपोर्ट के मुताबिक अंतरराष्ट्रीय समुद्री संगठन यानी IMO में ईरान के प्रतिनिधि का कहना है कि सुरक्षा और संरक्षा व्यवस्था के लिए ईरानी सरकार के समन्वय से विदेशी जहाज अभी भी हॉर्मुज जलडमरू मध्य से गुजर सकते हैं। अली मौसावी, जो ब्रिटेन में ईरान के राजदूत भी हैं, उन्होंने मेहर समाचार एजेंसी को बताया है कि अंतर्राष्ट्रीय दायित्वों के साथ साथ ईरान की क्षेत्रीय अखंडता और अधिकारों का सम्मान भी होना चाहिए। बहुत सही कहा इन्होंने। इस बीच UAE ने 21 अन्य देशों के साथ मिलकर एक संयुक्त बयान जारी किया है जिसमें ईरान द्वारा खाड़ी में यानी गल्फ में वाणिज्यिक जहाज़ों और नागरिक बुनियादी ढांचों पर हमले की निंदा की गई है। UAE ने किया है। वहीं G7 देश अमेरिका, जर्मनी, कनाडा, फ्रांस, इटली, जापान, ब्रिटेन और यूरोपीय संघ ने ईरान और उसके प्रॉक्सी की तरफ से हो रहे अनुचित हमलों को लेकर मध्य पूर्व के अपने साझेदारों के प्रति समर्थन जताया है। इस पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए अब टोक्यो में ईरानी दूतावास, ईरानी एम्बेसी टोक्यो में, उसने एक सोशल मीडिया पोस्ट में क्या कुछ लिखा है आपके सामने रखता हूं। लिखा है कि G7 के विदेश मंत्रियों से और क्या उम्मीद की जा सकती है, जिसमें ईरान पर हमला करने वाला अमेरिका भी एक पक्ष है। ईरानी दूतावास ने यह भी कहा है कि हैरानी की बात नहीं है कि यह बयान ईरान के खिलाफ अमेरिका और इजराइल के हमलों की निंदा करने की जहमत भी नहीं उठाता, जो अंतर्राष्ट्रीय कानून और संयुक्त राष्ट्र के चार्टर का घोर उल्लंघन है। यह G7 के अन्य सदस्य देशों के लिए कई अहम सवाल खड़े करता है। ईरान ने यहाँ पर ईरानी एम्बेसी ने यह भी सवाल किया है कि क्या ये देश स्पष्ट कर सकते हैं कि क्षेत्र के किन देशों में मौजूद कौन से अमेरिकी ठिकानों से बेकसूर नागरिकों और नागरिक बुनियादी ढांचों के खिलाफ युद्ध अभियान चलाए जा रहे हैं।
माफी चाहूँगा, क्या वे उस हवाई क्षेत्र के बारे में बता सकते हैं जहां से अमेरिकी KC-135 अपने ट्रांसपोंडर चालू रखते हुए गुजरते हैं, ताकि उन अमेरिकी और इजरायली लड़ाकू विमानों को ईंधन दे सकें जो ईरान में नागरिकों और नागरिक बुनियादी ढांचों को निशाना बना रहे हैं? ये सवाल। इसके अलावा ईरान ने और भी कई सवाल खड़े किए हैं और G7 से पूछा है कि क्या वो ये साफ कर सकते, स्पष्ट कर सकते हैं कि उन्होंने हमलावरों के युद्ध अपराधों की निंदा क्यों नहीं की, खासकर मिनाब में 165 बेकसूर स्कूली बच्चों के मामले में। अब ईरान के सवालों का क्या कोई जवाब G7 देश दे पाएंगे, ये देखना होगा दोस्तों। वहीं ईरान भी अब इजराइल को युद्ध के नुकसान का स्वाद चखा रहा है। दक्षिणी इजराइल के कस्बे अराद और दिमोना में ईरानी मिसाइलों ने खासी तबाही मचाई है। ये जो नाम बता रहा हूं, ये अराद और दिमोना और इजराइल के कस्बे, दक्षिणी इजराइल के कस्बे जो हैं, ये सब इजराइल की बात मैं कर रहा हूं। तस्वीरें आप देख लीजिए, ये तस्वीरें इजराइल की हैं। जिसके बाद इजरायली प्रधानमंत्री बिन्यामिन नेतन्याहू ने भविष्य के लिए लड़ी जा रही जंग में इस हमले को एक मुश्किल समय बताया है। पहली बार इजराइल के प्रधानमंत्री मीडिया से कहते हुए और इस जगह पे पहुंचते हुए ये बता रहे हैं कि हमारे देश के लिए ये मुश्किल समय है। अभी तक तो कह रहे थे जंग हम जीत गए, अब मुश्किल समय कैसे आ गया, ये भी एक सवाल है। इजरायली अधिकारियों के मुताबिक रिहायशी इलाकों में बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ है। एयर डिफेंस सिस्टम की नाकामी के चलते इन मिसाइलों को इंटरसेप्ट नहीं किया जा सका। हमले में अराद में 75 लोग घायल हुए हैं, जिसमें 10 की हालत बहुत खराब बताई जा रही है। वहीं दिमोना में भी 33 लोग घायल हुए हैं। ये सरकारी आंकड़ा है, वहां से इजराइल की सरकारी अधिकारियों का आंकड़ा है। लेकिन ईरान का दावा है कि 100 से ज्यादा लोग इसमें मारे गए हैं। इन हमलों के बाद इजराइल के विदेश मंत्रालय ने ईरान पर आरोप लगाया है कि वो नागरिकों को निशाना बना रहा है। इजराइल के मंत्रालय ने एक्स पर जारी बयान में कहा है कि ईरानी शासन ने अराद और दिमोना पर मिसाइलें बरसाकर नागरिकों पर हमला किया। हमले में 100 से ज्यादा लोग घायल हैं, इसमें बच्चे भी शामिल हैं। बयान में इस हमले को युद्ध अपराध और आतंकवाद बताया गया है। इजराइल के इस बयान पर क्या कहा जाए दोस्तों, जिसे गजा में मासूमों के कत्लेआम में हिचक नहीं हुई, मिनाब में 168 बच्चियों को मारने में जिसके हाथ नहीं कांपे, वो अब युद्ध के नियम, जंग के नियम बता रहा है। बहरहाल इजराइल की आम जनता ही अब नेतन्याहू जैसे युद्ध अपराधी का हिसाब कर सकती है। बाकी रहा सवाल ईरान का, तो उसे अल्टीमेटम देकर ट्रंप ने बता दिया है कि अब ईरान अमेरिका के सामने कितनी बड़ी ताकत बन चुका है, क्योंकि अब अल्टीमेटम देना पड़ रहा है डोनाल्ड ट्रंप साहब को। तो आइए दोस्तों, आज चर्चा करेंगे कि क्या वाकई ट्रंप अब घबराहट में है, इसीलिए ट्रंप ने अल्टीमेटम दिया है ईरान को। एक बड़ा सवाल है। इन सवालों के बीच ईरान को क्या हराना अब मुश्किल है, यह भी बहुत बड़ा सवाल है। बिलियन डॉलर का सवाल है ये डोनाल्ड ट्रंप के लिए। डोनाल्ड ट्रंप साहब अब सोकर जग चुके हैं। जगने के बाद उन्होंने एक ट्वीट कर दिया, वो ट्रूथ सोशल पे लिखते हैं, उन्होंने लिख दिया है, वो भी आपके सामने स्क्रीन पर हम लेके आएंगे थोड़ी देर में। लेकिन उससे पहले ज़रा हमारे तमाम साथियों से आपकी मुलाकात करवा देता हूँ। आज रविवार का दिन है, संडे, और कई लोग आज आराम फरमा रहे होंगे, लेकिन हम आपके लिए कुछ लेकर आए हैं। हमारे साथ इस वक्त 6 लोग हैं। देखिए 6 हमारे वरिष्ठ साथी मौजूद हैं। हमारे साथ अमलिंदु उपाध्याय जी हैं, और उधर ईरान से हमारे साथी जुड़े हुए हैं जॉन आब्दी साहब। आब्दी साहब, आपका स्वागत करता हूं इस कार्यक्रम में। अमलिंदु जी, आपका भी स्वागत है। प्रोफेसर अखिल स्वामी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। स्वामी जी, आपका स्वागत है। हमारे साथ प्रेम कुमार जी जुड़े हुए हैं। प्रेम कुमार जी, आपका स्वागत। और प्रशांत जी, आपका स्वागत। और स्वागत करता हूँ प्रफुल्ल कोलखियान जी, सीधे कोलकाता से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप सबका स्वागत है, इस्तकबाल है। स्वागत इस्तकबाल आप तमाम दोस्त साथी शुभचिंतक आप सबका, जो अब तक जुड़ चुके हैं उनका भी, जो जुड़ने वाले हैं उनका भी। 23 दिन हो गए। जॉन आब्दी साहब, आपके पास आना चाहता हूं। 23rd डे ऑफ दिस वॉर, और उसके बाद ईरान रोज कुछ ना कुछ नया निकाल रहा है। और आज तो बिन्यामिन नेतन्याहू अगर कह रहे हैं कि हमारे देश के लिए ये बहुत मुश्किल समय है, तो यानी यहां पर अब, और डोनाल्ड ट्रंप साहब अल्टीमेटम दे रहे हैं। उधर जापान बहुत मजे ले रहा है, कह रहा है कि आप सीज फायर कर दो, हम जो हॉर्मुज के नीचे जो माइंस बिछाए हुए हैं उसको निकाल लेंगे। वो तो सीज फायर के बाद कोई भी निकाल लेगा, उसमें जापान फिर ऐसा क्यों कह रहा है, ये सब जरा आपके जरिए हम समझेंगे। लेकिन उससे पहले ग्राउंड जीरो पे आप हैं, आप ईरान में हैं, और आपसे बेहतर कौन बताएगा कि कल से लेकर आज तक
ईद कैसी मनी ये बताइए, और ईद के बाद अब क्या मिजाज हैं वहाँ के आवाम के, ये बताइए, ईरान के। जॉन आब्दी साहब, आवाज आ रही है हमारी? आगे चलिए, तब तक जल्दी से आते हैं प्रोफेसर अखिल स्वामी जी के पास, फिर जॉन आब्दी साहब तब तक जुड़ते हैं। स्वामी जी, F-16 और उसके बाद एक इजरायली F-16, हालांकि है वो अमेरिकी जहाज, जेट, फाइटर जेट, और उसके बाद F-15 आज फिर गिराया, और उधर अल्टीमेटम दे रहे हो साहब, कैसे देखा जाए स्वामी जी? देखिए राजीव जी, वास्तविकता में जब भी कोई युद्ध होता है या गेम होता है, या कोई भी गेम, आप फुटबॉल देख लीजिए, क्रिकेट देख लीजिए, कोई भी गेम देख लीजिए, या युद्ध होता है, असली जो विजय होती है और किसकी हार होती है वो इस बात पे डिपेंडेंट होती है कि कौन सी टीम ऑर्गेनाइज्ड है और कौन सी टीम डिसऑर्गेनाइज्ड है। भाई, हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज ने दिखा दिया कि छोटी सी सेना से बड़ी बड़ी सेनाओं को हराया जा सकता है। ये वियतनाम में दिखा दिया, ये अफगानिस्तान ने दिखा दिया। देखिए, ईरान के अंदर एक अच्छा परिवर्तन जो मैं देख रहा हूं, जब ये युद्ध शुरू नहीं हुआ था तो उनके यहां भी डिस्कंटेंट था। ऐसा नहीं था कि सब लोग एक तरफ थे, विरोध था, लेकिन इस युद्ध ने ईरान को यूनाइट कर दिया और जो पूरा का पूरा अमेरिकन लॉबी थी उसको डिवाइड कर दिया। और आज के तारीख में डिस्कंटेंट अगर आपको दिखाई पड़ रहा है तो ईरान लॉबी में डिस्कंटेंट नहीं दिखाई पड़ रहा है। जो भी डिस्कंटेंट आपको दिखाई पड़ रहा है वो नेटो देशों में, अमेरिका में, कोऑर्डिनेशन में कोई मदद करने के लिए सामने नहीं आ पा रहा है और सारी चीजें हो रही। यही कारण है क्योंकि टीम के अंदर कोऑर्डिनेशन नहीं है। अच्छा, यह बात तो बिल्कुल पक्की है कि विश्व के सारे देश चाहे बोल पाए या न बोल पाए, खुल के बोल पाए या न बोल पाए, लेकिन दिल दिल में सब ये सोच रहे थे कि अमेरिका जो ये कर रहा है पिछले 25-30 साल में इसने जो किया है, ये सारे इंटरनेशनल लॉज का उल्लंघन है। अब एक सामान्य व्यक्ति की तरह मैं ये जानना चाहता हूं कि आपने ये कहा कि इराक के पास वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन हैं जी, जैसे हमारे देश में कहा जाता है, हर चुनाव में कहा जाता है घुसपैठिए घुसपैठिए घुसपैठिए, और चुनाव आयोग एक भी घुसपैठिए नहीं बताता। 11 साल में गृह मंत्रालय भी एक घुसपैठिया नहीं बताता, लेकिन हर चुनाव में उसका उपयोग हो जाता है। तो क्या यह उचित है कि अमेरिका इराक के राष्ट्रपति को मार दे, इसलिए मार दे कि उसके पास वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है, और आज तक विश्व को न दिखाए कि वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है? भाई, आपको किसने पावर दी कि आप जाके वेनेजुला के राष्ट्रपति और उसकी पत्नी को उठा लाएं, फिर आप क्यूबा को धमकी दे दें, फिर जो गेस्ट आपके आए? ये मेरे ख्याल से विश्व की हर जगह की नीति होगी राजीव जी। भाई, हमारे यहां भी कोई अतिथि आता है तो हम कहते हैं अतिथि देवो भव, वो आपका गेस्ट है। लेकिन हमने देखा यूक्रेन के प्रेसिडेंट के साथ जैसे डोनाल्ड ट्रंप ने व्यवहार किया, जैसा उन्होंने कनाडा के राष्ट्रपति के साथ व्यवहार किया, यूरोपियन यूनियन के कई राष्ट्राध्यक्षों के साथ व्यवहार किया, ये कौन सी एटिकेट्स है कि जिसको आप अपने देश के बुला रहे हैं, जो आपके यहां मीटिंग करने आया है, और आप उसको हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री को रिसीव करने आप बाहर नहीं जा रहे हैं? तो विश्व के ज्यादातर देश, चाहे उनके सहयोगी हों अमेरिका के, इस ताप की दादागिरी से परेशान थे। और आज के तारीख में उनका चाहे परोक्ष समर्थन हो ईरान को या अपरोक्ष समर्थन हो, एक चीज तो यह कि ऑर्गेनाइज्ड डिसऑर्गेनाइज्ड, और दूसरा मौन रूप में सब ये चाह रहे थे कि इस युद्ध के अंदर ईरान की जीत हो। तीसरा फैक्टर जो सबसे इंपॉर्टेंट है आज के तारीख में, चाहे राष्ट्राध्यक्ष, अब आप सोचिए जरा, खुद राजीव जी सोचिए, मोदी जी ने ईद में बधाई दी जी। जब अयतुल्ला की मौत हुई थी, जब 150 बच्चों की हत्या हुई थी, तब इस प्रकार का कोई शोक संदेश 3-4 दिन के बाद जाके फिर उसमें रजिस्टर में दस्तखत किया गया था, लेकिन बार ईद की बधाई दी। कारण क्या है? कारण यह है कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है और भारत की जनता का दबाव, क्योंकि यह शुरू से हो गया था। कुछ लोग ऐसे थे जो भारतीय जनता पार्टी समर्थक थे, वो इजराइल के साथ खड़े थे, जो भारतीय जनता पार्टी के विरोधी थे वो ईरान के साथ खड़े थे। लेकिन जब मोदी जी ने यह देखा कि ईरान का समर्थन तो बढ़ता चला जा रहा है और जो भारतीय जनता पार्टी के समर्थक हैं वो भी ईरान के साथ, और बल्कि वो शिया समुदाय जो हिंदुस्तान के अंदर काफी हद तक भारतीय जनता पार्टी को वोट करता है, वो भी इनके खिलाफ जाने लगा। तो लोकतांत्रिक दबाव की वजह से
उन्हें वो टिकट दिखाने पड़े, जबकि हो सकता है उसकी वजह से फादरलैंड और अमेरिका के लोग नाराज हो जाए। तो देखिए, ये जो पूरी की पूरी स्थिति बनी है और जिस प्रकार का दबाव बना है राष्ट्राध्यक्षों पे और दिली इच्छा थी सबकी, देखिए हम ये नहीं चाहते, हर कंट्री की सॉवरेनिटी का सम्मान होना चाहिए, चाहे वो वेनेजुएला हो। हम इस बात की भी निंदा करते हैं कि यूक्रेन के अंदर जो रूस ने किया वो भी गलत था। अगर कभी चाइना ये सोचता है कि वो ताइवान के ऊपर करेगा, वो भी गलत होगा। अमेरिका ने जो इराक के साथ किया, लीबिया के साथ किया, जो ईरान के साथ करने की कोशिश कर रहा है, वो भी गलत है। हर देश की जनता को अपने अपने देश की सरकार चुनने का अधिकार है, सॉवरेनिटी का अधिकार है, और किसी को भी उसमें अतिक्रमण करके विस्तारवादी नीति को आगे बढ़ा। तो इस समय क्योंकि विस्तारवादी नीति इजराइल की दिखी, इनिशिएटिव उन्होंने लिया, शुरुआत उन्होंने की, अमेरिका ने उसमें इस दंभ के साथ ये सोचा था कि 2-4 दिन में ईरान को निपटा देंगे, लेकिन ईरान के अंदर की जो सॉलिडेरिटी है और जो उनकी राष्ट्रभक्ति है, जो वास्तविकता में इसी प्रकार की राष्ट्रभक्ति की आवश्यकता है कि जब इस प्रकार का इन्वेजन हो तो उन्होंने उसका साथ दिया। और पूरा विश्व, मेरे ख्याल से आज के तारीख में उनकी जनता ईरान के साथ खड़ी है, बल्कि जो अमेरिका की एयर बेसेस वाली कंट्रीज हैं उनकी भी जनता आज के तारीख में ईरान के साथ खड़ी है। और इसीलिए, क्योंकि जब आप यूनाइटेडली पूरा देश एक मत होकर किसी भी शक्ति से लड़ता है जो आपके देश के अंदर अतिक्रमण कर रही है, तो जीत आपकी होती है। जी जी जी, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। जो तस्वीरें आ रही हैं उधर से, इजराइल से, वो तस्वीरें बिन्यामिन नेतन्याहू को और डरा रही होंगी, जो हम अभी दिखा रहे थे स्क्रीन पे, और खुद वहां विजिट करने गए थे। आब्दी साहब, आवाज आ रही मेरी? फिर डिस्कनेक्ट हो गए, वहाँ कनेक्शन की दिक्कत है, मैं समझ सकता हूँ। प्रेम कुमार जी, जल्दी से आपके पास, फिर प्रशांत जी आपके पास आता हूँ, प्रफुल्ल जी और अमलेंदु जी। प्रेम कुमार जी, यहाँ अमेरिका का अल्टीमेटम क्या मायने रखता है? लेकिन उससे पहले अमेरिका के राष्ट्रपति ने जो अभी अभी सो के जगने के बाद जब उन्होंने अभी मैसेज किया है ट्रूथ सोशल पे, तो मैसेज क्या है जरा स्क्रीन पे आपको दिखाता हूं, जरा स्क्रीन पे ले आए। देखिए, कह रहे हैं अब ईरान के पतन के साथ अमेरिका का सबसे बड़ा दुश्मन कट्टरपंथी वामपंथी बेहद अक्षम डेमोक्रेट पार्टी है। यानी अमेरिका का पतन आपने कर दिया, अब कट्टरपंथी वामपंथी बेहद अक्षम डेमोक्रेट पार्टी है। डेमोक्रेट, यहाँ दो पार्टियों की सरकारें चलती हैं अमेरिका में, एक तरफ डेमोक्रेट, दूसरी तरफ रिपब्लिकन्स। ये रिपब्लिकन के हैं और डेमोक्रेट्स को ये कह रहे हैं कि अब ये अमेरिका का दुश्मन है और इनके खात्मे की बात ये अब कह रहे हैं। अभी आपने एक जगह शांति की स्थापना नहीं की, दूसरी तरफ अपने ही देश में आप ये मोर्चा खोलने जा रहे हैं जहां डेमोक्रेट्स के खिलाफ। इस पे बात करेंगे बाद में, वहां के इंटरनल पॉलिटिक्स के बारे में, लेकिन अभी जरा इस जंग की बात की जाए प्रेम कुमार जी। और उसमें अमेरिका का अल्टीमेटम से पहले जो इजराइल की तस्वीरें, जरा टू वीर में ले आइए और इजराइल की तस्वीरें दिखाइए, जिसमें डिमोना है, जिसमें और भी दूसरे देश, उसी देश के दूसरे शहर हैं जहां पे ताबड़तोड़ आज मिसाइल हमले किए गए ईरान की तरफ से। और आज 23वें दिन ईरान ने कुछ और अपने नए किस्म के ड्रोन वहां पर भेजे, 2000 किलोमीटर और सटीक निशाने के लिए ड्रोन भी जाने जाते हैं, और बिन्यामिन नेतन्याहू यहां पहुंचे हैं। इन तस्वीरों को देखकर आपके जहन में क्या आता है प्रेम कुमार जी? राजीव जी, इन तस्वीरों के बीच एक और तस्वीर मैं देख रहा था कि इजराइल के मंत्री जब इलाके में गुजर रहे थे तो वहां की महिला जो कि सुरक्षा के काम में लगी हुई थी, वो उसे जिम्मेदार ठहरा रही थी कि तुम ही लोग इस युद्ध के जिम्मेदार हो, तुम ही लोग। ये तस्वीर है जो आप कह रहे हैं ना, ये सिर्फ ना सिर्फ ये, यहाँ इनके राष्ट्रीय सुरक्षा मंत्री पहुंचे हुए हैं, नेशनल सिक्योरिटी मिनिस्टर ऑफ इजराइल, और उनको गो बैक के नारे और सुरक्षा और ये सब देख लीजिए, महिलाएं किस ढंग से परेशान और कह रही है जाओ यहां पर, तुम युद्ध अपराधी हो। ये चल रहा है वहां पे, ये इंटरनल बगावत है, ये जो आप कह रहे हैं वही है, मिनिस्टर को भगाया जा रहा है। जी, और आप देख रहे हैं कि वो सुरक्षा से जुड़ी हुई कार्यकर्ता हैं, बचाव कार्य में लगी हुई कार्यकर्ता हैं, तो उन लोगों का दर्द क्या है ये समझ में इस लोगों को आ रहा है। बेसिक बात सबको समझ में आ रही है कि ये युद्ध थोपा गया युद्ध है, और जो आपने ट्रूथ सोशल वाली अभी ताजा बात कही ना, उसका भी संदेश यही है कि
चूंकि डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी आंतरिक मजबूरी के पॉलिटिकल जरूरतों के कारण, जेल जाने के डर से, एप्स्टीन फाइल के डर से इस युद्ध को, इजराइल के युद्ध को अपना युद्ध बना लिया, तो वहां बहुत विरोध हो रहा है। तो उस विरोध से अपने घरेलू लोगों, मित्रों को वो संदेश दे रहे हैं कि ईरान को तो मैंने हरा दिया है, अब तुम लोगों को छोड़ेंगे नहीं, ये वाला मैसेज है। लेकिन क्या वाकई ईरान को उन्होंने हरा दिया है? यहां से अब शुरुआत करें और धमकी पर आए, तो वो जो धमकी है, डोनाल्ड ट्रंप की धमकी को ऐसे भी अब दुनिया कुछ गंभीरता से इसलिए नहीं लेती, क्योंकि आप देखेंगे 3 दिन के भीतर 2 बयान। एक तो उन्होंने कहा था हॉर्मुज को लेकर के कि भाई नाटो कायर है, ये हमारे साथ वाले लोग साथ नहीं दे रहे हैं, हमें क्या मतलब है, जहां से जिनका तेल जाना होता है, मुझे तो वहां से ज्यादा तेल लेना नहीं है, हम क्यों परेशान हो। एक तो ये भाषा बोल रहे थे, और 3 दिन के भीतर हॉर्मुज खाली कराने के लिए वो जहाज भेजने की बात और ऐसा अभूतपूर्व हमला करने की बात कर रहे हैं जो अब तक नहीं हुआ हो। इन चीजों को अगर हम देखते हैं, कंपेयर करते हैं, तो ये पता चलता है कि डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका इस युद्ध में इस तरीके से घिर गए हैं कि जापान जैसा साथी भी साथ देने नहीं आ रहा है, अंग्रेज भी हिचक रहे हैं, यूरोप खिलाफ में खड़ा है। तो ये परिस्थितियां हैं। दूसरी तरफ ईरान का आक्रमण तेज और बहुत तेज होता चला गया है। अभी तक जो हालात हैं, अमेरिका के बहुत सारे जहाज ईरान ने डुबो दिए हैं अपने ड्रोन के जरिए, और अमेरिका की हिम्मत नहीं हो रही है कि वो आगे बढ़े, और जो हॉर्मुज की तरफ जहाज वो भेजना चाह रहे थे वो भी बच के आएगा कि नहीं आएगा, ये उनके सहयोगी दलों को विश्वास नहीं, सहयोगी पार्टियों, क्षमा कीजिए, देशों को विश्वास नहीं है जो उनकी मदद में खड़े हैं। ये बेसिक बात है। अब ईरान का हमला, जो तस्वीरें दिख रही हैं, वो इतना तीव्र है कि इसने उस आडंबर को चकनाचूर कर दिया है कि हम दुनिया की सबसे डिफेंस मामले में स्ट्रांग देश हैं। आयरन डोम और इन्हीं के मंत्री कह रहे हैं कि इनके कि हमको पता ही नहीं चला कि मिसाइल कब दागा गया। मतलब इनका जो डिफेंस सिस्टम है वो अब काम करना बंद कर चुका है। बिल्कुल, एक आप बहुत सही बता रहे हैं, क्लस्टर बम का इनके पास कोई जवाब नहीं है, और ड्रोन और मिसाइल से हो रहे हमलों का भी इनके पास कोई जवाब नहीं है। तो हम ये कह रहे थे, हम लोग जो इनके झांसे में आकर के इनसे टेक्निक खरीद रहे थे कि इनकी डिफेंस बहुत स्ट्रांग है, अब दुनिया में एक्सपोज कर दिया ईरान ने कि इजराइल का जो डिफेंस है। हाँ। जी प्रेम कुमार जी, थोड़ा सा माफी चाहूंगा, थोड़ा रोकना चाहता हूं क्योंकि जॉन आब्दी साहब का नेटवर्क काफी डाउन है। मैं चाहता हूं कि जल्दी से उनके पास आ जाऊं। आब्दी साहब, जरा आपसे समझना चाहता हूं कि ईद के बाद आखिर ये कौन सी ताकत थी कि सीधे वहां पर बाहर, बंकर से बाहर निकाल दिया ईरान ने बिन्यामिन नेतन्याहू को। आब्दी साहब फिर देता हूँ, और उनके इंटरनेट उसका इश्यू है, तो ये समय दूसरी जगह आके फिर से कनेक्ट हो रहा हूँ। आपका जो सवाल है, जी हाँ, ईद जो है वो उसने अपना काम किया है, लोगों की दुआओं ने अपना काम किया। डबल ईद थी, एक ईद उल फित्र थी, दूसरा ईद नौरोज जो ईरानी साल था उसने। पहले बात तो आपने जो शुरुआत में सवाल किया था कि ग्राउंड रिपोर्ट क्या रही, तो मैं आपको बताऊं कि ग्राउंड रिपोर्ट जो है वो वैसे ही जैसे लोग जोश और जज्बे के साथ सड़क पे रहे यहाँ पर, और निकले, ईद भी मनाई, नमाज भी पढ़ी, दुआ भी की, और साथ साथ अपने जज्बे का भी ऐलान किया। और अब इस वक्त जैसे कि हमारे भाई जो है वो बात कर रहे थे कि देखिए, अमेरिका और इजराइल का अभी तक जो एक भूत बनाया गया था पूरी दुनिया में कि ये इतने बड़े सुपर पावर हैं कि इनको कोई छू भी नहीं सकता है, इनका कोई बिगाड़ नहीं सकता है इनके बारे में। और स्पेशली हमारे मुल्क में उसको इतना बड़ा बना के पेश किया गया कि लोग इस सोच से बाहर निकलने को तैयार नहीं थे। लेकिन अब जो है ये सोच टूट चुकी है। देखिए, 2 चीजें होती हैं सुपर पावर के लिए। एक तो ये कि वो किसी को भी चाहे तो वो मार सकता है। दूसरी बात ये है कि कोई अगर उसको मारना चाहे तो वो उसे रोक सकता है। तब जाके कोई भी मुल्क, कोई भी कंट्री अगर कहा जाए तो सुपर पावर बनती है।
ये एक भ्रम था, ये एक गलतफहमी थी जो दुनिया वालों के जहनों में डाली थी, क्योंकि सिक्के का एक ही पहलू अमेरिका और इसराइल का लोगों ने देखा था और वो था जुल्म। जिसको भी चाहे मार दें, जिसको भी चाहे उठा ले जाएं, जिसको भी चाहे खत्म कर दें, जिसके ऊपर चाहे सैंक्शंस लगा दें, जिसके ऊपर चाहे जुल्म कर लें, जिसको चाहे दबा दें, कुचल दें, ये एक पहलू था। दूसरा पहलू उन्होंने कभी सोचा नहीं था और इन्होंने भी कभी देखा नहीं था कि कोई हमको भी आकर मार सकता है, कोई तरीका से मार सकता है कि हमारे पास बचने का रास्ता नहीं होगा। इन्होंने सोचा था कि हमने बड़े आयरन डोम लगा लिए हैं, हमारे पास थाड है, हमारे पास बंकर्स हैं, अगर फर्ज ये मिसाइल आ भी जाती है तो हम वहां जाकर छुप जाते हैं। लेकिन ईरान ने जो भ्रम तोड़ा है, ईरान ने जो आके एक गलतफहमी को खत्म किया है कि नहीं, अगर आप ये सोच रहे हैं कि आप किसी को मार के चले जाएंगे और कोई आपको जवाब नहीं दे सकता है, तो ये आप पहले मजा चखिए। आपने जो गज़े में लोगों को मारा था, मजलूमों को मारा था, आयतुल्ला शहीद इमाम खामेनेई ने 4-5 साल पहले एक बहुत ही मशहूर उनका जुमला है, ईरान में यहाँ पर कहा जा रहा है, मैं उसको पर्शियन में कह के तर्जुमा कर देता हूँ। उन्होंने ईरान को, अमेरिका को बहुत ही खुले लफ्जों में ये चेतावनी दी थी। पर्शियन में उन्होंने कहा था कि दौरान बेजन दर्रो गुज़श्ते मीज़नी मीखुरी, के मार के निकल जाओ, ये वाला जमाना खत्म हो गया, अभी मारोगे मार खाओगे, ये उसूल हो गया है। अब आप ही देख लीजिए, अभी तक की जो जितने भी हमले हुए हैं अमेरिका की तरफ से, एग्जैक्टली वैसे ही हमले ईरान जो है वो कर रहा है अमेरिका और इसराइल के लिए। और पहले कह दिया था कि तुम्हारे खाड़ी देशों में, तुम्हारे वहां पर अमेरिका में नहीं मारेंगे, यहाँ पर जहां पर भी तुम्हारे इंटरेस्ट है, हम हर जगह पर तुमको मार मार के खत्म करेंगे और हमारा मकसद ये है कि तुम यहाँ से अपना बोरिया और बिस्तर समेटो और निकल जाओ। यही बात उन्होंने इजराइल के लिए भी कही थी। इजराइल से कहा था कि उन्होंने कहा कि हम तुम्हारे न्यूक्लियर प्लांट के ऊपर मारोगे, नतंज के ऊपर उन्होंने मारा, लेकिन अभी तक कोई खबर नहीं कि क्या नुकसान हुआ, क्या हुआ, कुछ भी नहीं। अभी डैमुना के ऊपर जो मारा है, जो डैमुना इनका जो है वो एक बस्ती है जहां पर इनका न्यूक्लियर प्लांट है, इन्होंने वहां से 10 किलोमीटर पहले मारा है, उस जगह के ऊपर मारा है जहां पर न्यूक्लियर साइंटिस्ट होते हैं और वहां पर रिसर्च सेंटर है। बिल्कुल वैसे ही जैसे 12 दिनों वाली जंग में वाइजमैन के ऊपर मारा था इन्होंने, वैसे ही उस जगह के ऊपर मारा है। अब ये छुपाते हैं कि हमारे 20 लोग जो है वो जख्मी हो गए हैं, फला हो गए। इतना बड़ा 2 मिसाइल हिट किए हैं इन्होंने, एक अराज के ऊपर और एक आपके दिमुना के ऊपर, और दोनों ही जाके सक्सेसफुली हिट किए हैं और बहुत बुरी तबाही की है। उस तबाही की दलील अगर देखना है तो ये नेतन्याहू बिल से बाहर निकल आया है। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, वही मैं कह रहा था कि आखिर ये कौन सी ताकत की, एक तरफ वो अमेरिका धमका रहा है ईरान को 48 आवर्स का, आपको वहाँ से वो कह रहे हैं कि 48 घंटे में हॉर्मुज खोल दो, साफ कर दो, वरना हम आपके जो पावर सप्लाई है उन सबको ख़त्म कर देंगे। लेकिन दूसरी तरफ एनर्जी सप्लाई की बात, और दूसरी तरफ ईरान है वो ताबड़तोड़ हमले कर रहा है। तो कौन सी स्ट्रेटेजी है यहाँ पे? क्या अमेरिका की इन धमकियों से ईरान अब बिल्कुल बाहर हो चुका है, ईरान को अब इन धमकियों का कोई असर नहीं हो रहा है ये माना जाए, या ईरान यहाँ पर बहुत ज़्यादा पावरफुल हो चुका है? आप चूंकि ईरान में हैं इसलिए आपसे समझना चाहता हूँ कि आखिर ईरान की ताकत क्या है। आब्दी साहब देखिए, यहाँ पर 2-3 बातें आपने कही, मैं उसका शॉर्ट में जवाब देता चलूं। पहली बात तो ये कि जो ट्रंप है ना, उसका 48 घंटा जो है, हमारा 48 घंटा 2 दिन का होता है, उसका 48 घंटा कई दिनों का है। ठीक है, कई मरतबा उसने घंटों की जो है वो धमकियां दी हैं। ठीक है, दूसरी बात, ट्रंप जो है वो कौन सा नशा करता है, ये अभी तक, ये भी एक रिसर्च का मतलब जो है वो पहलू है कि रिसर्च करना पड़ेगा ये कौन सा नशा करता है, ये किस दुनिया में रह रहा है। ये कह रहा है कि हमने इनकी आर्मी को डिस्ट्रॉय कर दिया, हमने उनकी नेवी को डिस्ट्रॉय कर दिया, हमने उनकी मिसाइल फैसिलिटीज डिस्ट्रॉय कर दी, हमने जो है वो उनका सब कुछ यानी न्यूक्लियर प्लांट जो है वो खत्म कर दिया। लेकिन जैसे ही वो ये कहता है, चंद घंटों के बाद उनका F-35 ईरान गिरा देता है, उस पर हमला कर देता है, उसको बुरी तरीके से बर्बाद कर देता है। ठीक है, जैसे ही वो कोई ऐसी धमकी देता है, उसके फौरन बाद ईरान उसको कोई एक जवाब दे देता है। तो देखिए, यहाँ पर मैं आपकी खिदमत में अर्ज करूं राजीव जी कि ईरान की जो असल ताकत है ना, हथियार नहीं है खाली, ईरान की असल ताकत उसकी अवाम है, ईरान की असल ताकत उसकी आइडियोलॉजी है।
ईरान की जो असल ताकत है वो उसका वो लाइन है कि जो वो लेके चल रहे हैं शुरू से, और वो क्या है, वो ये है कि हमको जुल्म बर्दाश्त नहीं है, ना हम जुल्म करते हैं ना ही हम जुल्म सहते हैं। और इस्लामिक आइडियोलॉजी खुली हुई है कि ना जुल्म बर्दाश्त करो ना तुम जुल्म सहो। अब इस जुल्म बर्दाश्त करने और जुल्म सहने वाली जो आइडियोलॉजी है, इसमें शहादतें होंगी, इसमें जाने जाएंगी। एक और जो इस्लामिक आइडियोलॉजी है वो ये कि दुश्मन अगर जुल्म कर रहा है तो दुश्मन के लिए अपने वाइदु मस्ततालहुम मिन कुव्वा, ये आयत है कुरान की, कि अपने आप को तो मुकम्मल तौर पर, कंप्लीट तौर पर आमादा और तैयार रखो, दुश्मन से किसी सूरत तुम नीचे मत रहो। आयतुल्लाह खामनाई ने जो अपने जो हुकूमत के लोग हैं उनसे एक बात कही थी, उन्होंने कहा था कि हुकूमत से दुश्मन से डरने की जरूरत नहीं है, तुमको डरना है अपने कैलकुलेशन से, अपने गलत कैलकुलेशन से। अगर तुम गलत कैलकुलेशन करोगे तो दुश्मन तुमको मार के चला जाएगा, दुश्मन तुमको पस्त कर देगा। तो अभी यहाँ पर जो ईरान है उसका कैलकुलेशन अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा है, वो पूरी स्ट्रेटेजी के साथ जंग लड़ रहे हैं। प्लस उनके पीछे जो चीज है और जो अमेरिका और इसराइल के साथ नहीं है वो उनकी आवाम का साथ है। आवाम मैं रात में 1 बजे तक सड़क के ऊपर था, मैं बाहर था, लोग मजमा जो है वो सड़कों के ऊपर ईद भी मना रहा है और ऐलान भी कर रहा है। उनका एक ऐलान है कि मीजनी व खूब मीजनी, बेजन के खूब मीजनी, कि तुम मारो और तुम बेहतरीन तरीके से मार रहे हो। जैसे जैसे इनको खबरें मिलती हैं कि आज ईरान ने ये, ईरान का अचीवमेंट ये रहा है, फला जगह के ऊपर दुश्मन की फला फैसिलिटी को डिस्ट्रॉय किया है, वैसे वैसे जो मुल्क की आवाम है, जो उनकी असली ताकत है, वो आने के बाद कहती है कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया ईरानी आर्मी, ईरानी सिपाह, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने ये काम किया है। तो अजीत जी कहने का मतलब ये है कि एक तो इन्होंने अपने आप को तैयार किया, 20 साल से जंग के लिए तैयार किया, स्ट्रेटेजी तैयार की, प्लानिंग के साथ काम कर रहे हैं। उधर जो बात थी उनका मिस कैलकुलेशन था, उन्होंने ईरान को कम आंका और ईरान को ये समझा कि ये वेनेजुएला और क्यूबा और इस तरह की छोटे छोटे ममालिक की तरह है। अभी ये बुरी तरीके से फंस चुके हैं। ये ट्रंप जो कह रहा है 48 घंटे की कोई अहमियत नहीं है, तुम 1 घंटे में आ जाओ, तुम 12 घंटे में आ जाओ, बुरे तरीके से तुम होर्मुज में फंसे हुए हो। और तुम ये देख रहे हो कि पूरा अब देखिए आप हालत ट्रंप की ये हो गई है कि वो अरब के ममालिक से कह रहा है, खाड़ी ममालिक से ये कह रहा है कि अगर ये तुम चाहते हो कि जंग को हम कंटिन्यू करें तो $5 ट्रिलियन हमको दो, अगर तुम ये चाहते हो कि हम जंग रोक दें तो हमको तुम $2.5 ट्रिलियन दो। यानी अब ये बात आ गई है पैसे की, कुल मसला फंसा हुआ है इनके इंटरेस्ट का यहाँ के ऊपर। और ये आप समझ लीजिए कि ईरान किसी भी सूरत, चाहे वो हुर्मुज की बात हो, चाहे वो प्लांट्स के ऊपर हमले करने की बात हो, चाहे वो किसी भी तरीके की बात हो, ईरान झुकने वाला नहीं है। और ईरान अगर ये जंग बंद करेगा तो अपने शराइत के ऊपर और अपनी कंडीशंस के ऊपर बंद करेगा। और उनकी पहली और सबसे बड़ी जो कंडीशन है वो ये है कि अमेरिका को इस रीजन से बाहर निकलना पड़ेगा, क्योंकि इस रीजन की जो खुशहाली है, इस रीजन का जो पनपना है, जो तरक्की है, वो इस बात के ऊपर डिपेंड करती है कि इसका फैसला यहाँ वाले खुद करें। ना इजराइल यहाँ का है ना ही अमेरिका यहाँ का है, ये लोग बाहर निकले, हम अपना फैसला खुद करेंगे, हम आपस में दोस्त हैं और खुद से तरक्की अब हम खुद तय करेंगे। तंगे हुर्मुज जो है, स्टेट ऑफ हुर्मुज जो है, वहां से किसे गुजरना है, अगर मिस्टर राक्ची ने कहा फॉरेन मिनिस्टर ने कि अब हम तय करेंगे वहां से किसे गुजरना है, वहां से किसे नहीं गुजरना है, किसको देना है किसको नहीं देना है। क्योंकि स्टेट ऑफ हुर्मुज की वजह से इतना ज्यादा अब पूरी दुनिया परेशान, न खाली तेल और गैस की बात हो रही है, यहाँ से खाद्य पदार्थ जा रहे हैं, यहाँ से खाने पीने की चीजें जा रही हैं, हेलियम जा रहा है, यहाँ से चिप के लिए जो जिन चीजों की जिन पदार्थ की जरूरत होती है वो चीजें जा रही है, वो सब की सब रुक चुकी हैं। तो इस वक्त सबसे ज्यादा जो नुकसान हो रहा है वो अमेरिका और यूरोप का हो रहा है। और इसलिए अब इनकी आवाजें निकलना शुरू हो गई हैं कि तंगे हुर्मुज को जो है वो छोड़ना चाहिए और वहां को आजाद करना चाहिए। और ये ऐसा होने वाला नहीं है जब तक कि ईरान की शर्तें न मान ली जाएं। जी, लेकिन ये पहली तस्वीर, ये जो हम लोग देख रहे हैं अभी तक, ये 23 दिनों में 23 डेज हो गए इस जंग के, और इसमें पहली ऐसी तस्वीर आई है जो ईरान से आई है, जहां माफ़ी चाहूँगा इजराइल से आई है, जहां ईरान ने हमला किया, मिसाइलें दागी, ड्रोन दागे, और उसके बाद और ये दूसरी तस्वीर वहीं इजराइल की है जहां पे मिनिस्टर को, वहां का जो नेशनल सिक्योरिटी मिनिस्टर है उसका विरोध हो रहा है, उसके खिलाफ यहाँ नारेबाजी चल रही है। काफ़ी
देखिए कितना नाराज दिख रही हैं ये सिक्योरिटी गार्ड जो हैं, सिक्योरिटी वाले जो कर्मचारी हैं उनकी, वो काफी नाराज दिख रही हैं। ये सब कुछ दिख रहा है। ये इससे पहले कोई तस्वीर नहीं आई थी। ये तस्वीर जब इंडिया में हम तक है तो ये तस्वीर आप तक भी होंगी उधर ईरान में। इसके और क्योंकि इससे पहले कोई तस्वीर ऐसी आती नहीं थी। बंकर में लोग हैं, कुछ बंकरों की तस्वीर आई थी, लेकिन उसके अलावा कुछ नहीं। और क्या ये जो शुरुआत में मैं कह रहा था कि जो बंकर से बाहर निकल के नेतन्याहू आ गए हैं और यहाँ ये अभी तक इन 23 दिनों में पहली बार ये माना जाए कि ईरान ने उनकी दुखती रग पर हमला बोल दिया है। दिमोना पे हमला बोलना, अराग शहर पे हमला बोलना, इन सब के क्या मायने हैं? इससे कितना हार्म यहाँ पे और यहाँ से बाहर निकलना कितना मुश्किल हो सकता है, या ये आसान है ऐसे जैसे कि ईरान के ऊपर कई हमले हुए इजराइल की तरफ से, अमेरिका की तरफ से, वैसे ही ईरान ने इनके ऊपर हमला कर दिया है और ये झेल लेंगे, आगे फिर बढ़ेंगे? ऐसा दोनों देशों में फर्क क्या है, जरा ये समझाइए। देखिए, दोनों देशों में फर्क ये है कि अभी तक ईरान के ऊपर ये हमला कर रहे थे, इन्होंने कभी मजा नहीं चखा था। सबसे बड़ी बात तो ये है, यहाँ पर इन्होंने गज्जा में मारा, लोगों को जो है वो बेरहमी के साथ कुचला, इन्होंने लुबनान में कुचला, इन्होंने ईरान के ऊपर हमला किया। अभी तक इन्होंने ये वाला जो मजा होता है ना, मार खाने वाला मजा, तो मार खाने का जो असर होता है ना, वो जो तकलीफ होती है, वो इन्होंने बर्दाश्त नहीं की थी। क्योंकि इनको भी ये जहन में कहीं ना कहीं बैठा हुआ था कि हमारा कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता है, हमारा कोई कुछ खराब नहीं कर सकता है। ये जब इंसान को ये वाला ओवर कॉन्फिडेंस हो जाता है, तब वो ये सोचने लगता है कि मतलब अब हम जो चाहें कर लें। लेकिन जब पढ़ने लगती है अपनी तरफ से, जब मार खाने लगते हैं, तो फिर खलबली मचती है। अब आप ये समझ लीजिए कि इनका बाहर निकलना और ये चिल्लाना, चिल्ला कर कहना कि अब ये जो ईरान है वो हमारे ऊपर, अभी कह रहे हैं कि हमारे बच्चों को मारा है, कहीं पर भी अभी कोई डेटा ऐसा नहीं आया। ईरान का मैं आपको बताऊं कि ईरान ने अभी तक, आप उठा के देख लीजिए डेटा और स्टैट, और वो जगह जहां पर ईरान ने अभी तक मारा, कोई ऐसी जगह नहीं है कि जहां पर ईरान ने सिविलियंस को टारगेट किया हो, जहां पर ईरान ने आने के बाद ऐसे लोगों को ह्यूमन शील्ड जो है उसका इस्तेमाल किया हो हमला लेने में। आप देखें कि जब इन्होंने मारा अभी देमुना में, चाहते तो 10 किलोमीटर और आगे बढ़ के देमुना का जो इनका न्यूक्लियर प्लांट है वहां पर मार सकते थे, लेकिन इन्होंने उससे पहले उस जगह को मारा जो जहां पर इनके साइंटिस्ट होते थे, जहां पर जो इनका रिसर्च सेंटर था, वहां पर इन्होंने मारने के बाद ये बताया कि देखो तुम हमारी तरफ अगर मार रहे हो तो हम तुमको छोड़ेंगे नहीं, और हम मार सकते हैं, हम तुमको खत्म कर सकते हैं, लेकिन अभी भी हम मोरालिटी जो है वो जंग के उसूल होते हैं उसके मुताबिक चल रहे हैं। इन्होंने ईरान के पानी वाला जो प्लांट था उसके ऊपर 32 गांव पानी से जो है वो जिसे कहते हैं महरूम हो गए, वाले प्लांट के ऊपर नहीं मारा है। पता है आपको, अगर हैफा पे ये उस रिफाइनरी के ऊपर मारे जहां से पानी फिल्टर होके जो है वो पूरे इसराइल में जाता है, वहां पर मार दे तो ये प्यासे मर जाएंगे। लेकिन जंग के उसूल, जंग की जो मोरालिटी है उसको देखते हुए इन्होंने पूरा ख्याल रखा है और उसी एतबार से ये आगे बढ़ रहे हैं। हाँ, एक मौका वो आएगा कि जब ये मानने को तैयार नहीं होंगे, जब ये बाज नहीं आएंगे अपने जुल्म से, अपने तजावुज से, तो उसके बाद फिर ईरान मजबूर होगा, क्योंकि वो आखिरी स्टेट होता है कि जहां पर इंसान फिर वो तमाम चीजें भूल जाता है, रियायतें भूल जाता है। अभी ये एक उसका नमूना है। और आप ये देखें कि आज इनके जो ईरान के जो ऑफिशियल्स हैं उन्होंने ये ऐलान किया है कि ये एक नमूना है, आगे हम और चीजें आपको दिखाते रहेंगे। अभी जंग बहुत लंबी चलने वाली है। अभी इतनी आसानी से अगर आप लोग ये सोच रहे हैं, इनको बता रहे हैं कि अगर तुम ये सोच रहे हो अमेरिका और इसराइल की जल्दी जंग बंद हो जाएगी, तो जंग बंद नहीं होगी, ये भी और आगे जाने वाली है। ये जंग और आगे जाने वाली है, आप बता रहे हैं। इस बीच इजराइल के प्रधानमंत्री ने कहा है कि हम ईरानी सरकार और IRGC पर हमला करेंगे, हम उनके हर एक नेता, उनके ठिकानों, उनकी आर्थिक संपत्तियों पर हमला करेंगे, हम उनसे जुड़े हर एक पर हमला करेंगे। आप लोग अपनी जनता को कह रहे हैं आप लोग लापरवाह ना हो और मिसाइल अलर्ट यानी सायरन बजने के साथ ही तुरंत ही आप शेल्टर में, बंकर में जाएं। ये कह रहे हैं बिन्यामिन नेतन्याहू अपने देश के आवाम को, वो ये बात कह रहे हैं। लेकिन यहाँ पे ये साफ दिखाई दे रहा है कि हमला ईरान ने बड़ा तगड़ा किया है। लेकिन एक बात बताइए, इसी बयान में उन्होंने ये भी कहा है कि ईरान के पास अब वो बैलिस्टिक मिसाइलें हैं जिससे वो लंदन, पेरिस और बर्लिन पर हमला कर सकता है। इसके क्या मायने निकाले जाए, क्या इसके ये कहने का मतलब क्या है? देखिए, यहां पर मैं आपको एक बात पहले कहता चलूं कि ईरान क्यों मारेगा।
ईरान जो है वो लंदन, बर्लिन या जहां भी है उसके जो बता रहे हैं क्यों मारेगा वहां पर, ईरान वही मारेगा। अभी तक जो पहली बात तो ये कि ईरान एक ऐसा मुल्क है जिसने आज तक, आप चैलेंज है ये, आज तक उसने कभी किसी मुल्क के ऊपर पहले हमला नहीं किया। आप हिस्ट्री उठा के देख लें ये इस इस्लामिक रेजीम की, कि जो इस्लामी इनकलाब जमहूरी इस्लामी ईरान है, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान है, इसने कभी किसी के ऊपर हमला नहीं किया। इराक ने इसके ऊपर हमला किया, इन्होंने अपना डिफेंस किया। इसराइल ने, अमेरिका ने इनके ऊपर हमला किया, इन्होंने अपने डिफेंस में फिर हमला करना शुरू किया। पहली बात तो हिस्ट्री ईरान की ये है। दूसरी बात ये है कि अब ईरान के पास ऐसे मिसाइल हैं कि जो दूर तक मार कर सकते हैं। तो अभी तक जो डियो गॉर्सिया वाला जो वो है टापू मारा है अभी जी, ये ईरान ने भी कंफर्म नहीं किया है, ये उनकी वेस्टर्न मीडिया उन से आई बातें। दूसरी बात ये कि ईरान को जरूरत नहीं है कि इतने लंबे मिसाइल को मारे, इतने लंबा मिसाइल मारे। वो अरब सागर में जाने के बाद अपने शिप के जरिए से भी 1000-1500 किलोमीटर की मिसाइल भी मार सकता है। ये एक बात है। अभी हम बात करते हैं हक की। अच्छा ये बताइए, आप जो है वो दूर तक मार करने वाले मिसाइल बना सकते हैं, आप दूर तक मार करने वाले फाइटर जेट्स बना सकते हैं, आप न्यूक्लियर जो है वो हथियार बना सकते हैं। ईरान को ये हक नहीं है। ईरान क्या अपने जो है वो, अगर मान लीजिए दूर से इनके ऊपर हमला हो रहा है तो क्या ये दूर तक मार करने वाली मिसाइल बनाने का इनको हक नहीं है? हक है इनको। और ये तो क्या कहते हैं, इंटरनेशनल कानून है कि अपने दिफा का, अपने डिफेंस का हक है। एक वो मुल्क जिसने आज तक दुनिया में किसी को परेशान नहीं किया, आज तक उसने दुनिया में दोस्ती का पैगाम दिया और आज तक दे रहा है। आप हमारे मुल्क की मिसाल ले लें, हमारे मुल्क के लिए उसने क्या नहीं किया। उसने हमारे मुल्क के लिए गैस देने की, गैस पाइपलाइन पहुंचाने की बात की उसने। 1994 में पीस गैस पाइपलाइन का जो प्रोजेक्ट है वो शुरू हुआ। 2008 में अमेरिका ने आके उसको बंद करवा दिया। हमारे मुल्क का कितना बड़ा नुकसान हुआ। हमारे यानी पीस गैस पाइपलाइन है, दोस्ताना पाइपलाइन है, अगर वो हमारे मुल्क तक पहुंचती तो आज जो हालात हो रहे हैं, जो लोग जान दे रहे हैं गैस की लाइन में, वो नहीं होती। ठीक है। उसके बाद 2019 में ईरान कितनी सस्ती गैस देता था सिर्फ दोस्ती के हवाले से। और आयतुल्लाह शहीद खामनाई वो कई मर्तबा कह चुके हैं कि ईरान की, हिंदुस्तान की आवाम हमारी दोस्त हैं, उनके दोस्त हैं, उनसे मोहब्बत करते हैं। सैकड़ों हमको जो है मिसालें इसकी मिल जाती है। आप खाड़ी के देशों में आए, अभी तक टीम लीडर ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि हम अपने पड़ोसियों के दोस्त हैं, उनके साथ गहरे ताल्लुकात रखना चाहते हैं, हम उनसे लड़ाई नहीं करना चाहते हैं, लेकिन हमारी मजबूरी ये है कि तुमने उनको अपनी जमीन के ऊपर जगह दी है, तुमने उनकी जमीन, अपनी जमीन पे इजाजत दी है कि वो तुम्हारी जमीन से उड़ के आए और हमारे सुप्रीम लीडर को शहीद करें, बच्चों को शहीद करें। 165 के नजदीक बेगुनाह बच्चे शहीद हुए, वो तुम्हारी जमीन से उड़े हैं। तो हमारा जो है हक है कि हम इनको खत्म करें। तो अब जब जहां तक बात हक की आती है तो वहां पर दूर तक मिसाइल 2000, 10,000, 12,000, 15,000, जहां तक अपने डिफेंस की बात आती है, अपने बचाव की बात आती है, तो ये अक्ल भी कहती है और इंटरनेशनल कानून भी कहता है कि अपने बचाव के लिए हर वो हथियार आप बना सकते हैं जो इंसानियत के लिए नुकसानदेह नहीं हो। इन्होंने न्यूक्लियर बम नहीं बनाया, परमाणु बम नहीं बनाया। इमाम खामनेई कहते रहे कि ये इस्लाम की तालीम नहीं है, हमारा मजहब इंसानियत का मजहब है, इंसानियत का नुकसान नहीं पहुंचाता है, इसलिए हम परमाणु बम नहीं बनाएंगे। जबकि इनके अंदर ये क्षमता है, जबकि इनके अंदर ये एबिलिटी पाई जाती है, ये बना सकते हैं, जब चाहे बना लें, लेकिन ये नहीं बना रहे और नहीं बनाएंगे। लेकिन जब इनके ऊपर हक की बात आती है, इनके डिफेंस और दिफा की बात आती है, तो जाहिर सी बात है ये मिसाइल बनाना। अब ये नेतन्याहू जो है वो डराने की कोशिश कर रहा है कि देखो ये तरीका क्या है कि वो ये चाह रहा है कि इन ममालिक को, नेटो के ममालिक जो अभी कल निकल के भाग गए हैं, इराक से भी निकल गए हैं, और उन्होंने आके यूरोपियन क्या कहते यूनियन ने भी और नेटो के ममालिक ने भी ये बता दिया है कि ये जंग हमारी नहीं है, हम इसमें शरीक होने वाले नहीं। नेतन्याहू और अमेरिका, ट्रंप जो है वो अलग अलग पढ़ रहा है इस वक्त, दोनों अलग अलग पढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। और अब ये चाह रहे हैं कि किस तरीके से उन लोगों को अपनी तरफ लेकर आए ताकि इस जंग में वो भी, उनको भी झोंक दिया जाए और वो भी इस जंग में फंस जाए। लेकिन अभी ऐसा लगता नजर नहीं आ रहा है। रही बात मिसाइल की, तो मिसाइल उनका हक है और वो बनाएंगे, और मजबूत से मजबूत मिसाइल उनको बनाना भी चाहिए। ये बात अकल भी कहती है और कानून भी कहता है।
जी जी, आप हमारे साथ बने रहिए। एक छोटा सा कमेंट अपने पैनलिस्ट साथियों से लेता हूं, फिर आपके पास दोबारा आता हूं। प्रेम कुमार जी, पहले आप अपनी बात पूरी कीजिए, फिर प्रोफेसर अखिल स्वामी जी के पास आता हूं। प्रेम कुमार जी, आपकी बात में मैं बीच में रोका था, प्लीज अपनी बात पूरी कीजिए। जी जी, देखिए, अब तो नई बात ही हम कर रहे हैं। एक चर्चा सामने आ रही है, मीडिया में खबर आ रही है कि कई देश मीडिएशन कर रहे हैं और ट्रंप अब सीज फायर चाह रहे हैं। और इसमें ईरान की ओर से यह शर्त है कि भाई पहले आप हमें मुआवजा दीजिए, और मुआवजा वाली शर्त ऐसी है, मुआवजा देने का मतलब है कि आप मान लेंगे कि आपने आक्रमण किया है, मान लेंगे कि आप हार गए हैं। ये ऐसा साइकोलॉजिकल ये है कि इसको मानना मुश्किल है, लेकिन ये बात ये बतलाती है कि जो धमकी है वो धमकी, एक तरफ धमकी और दूसरी तरफ सीज फायर का प्रस्ताव अलग अलग देशों के बीच के द्वारा, तो ये निश्चित रूप से उनके दबाव में होने का ये की कहानी कहती है। और उस धमकी की गंभीरता, उसका गुब्बारा भी इसमें फूट जाता है कि वो धमकी उनकी कुछ नहीं है, वो धमकी देने की हालत में नहीं है। सच बात ये, संक्षिप्त टिप्पणी यही है। जी जी, बहुत बढ़िया इंपॉर्टेंट बात आपने बताई। यहाँ पर मीडिया के जरिए ही अल मयादीन मीडिया के हवाले से खबर आई है कि ईरान ने सीज फायर की 6 शर्तें रखी हैं, और उसमें से एक तो सबसे पहली बात यह है कि इस जंग को दोबारा न दोहराए, यानी नो वार अगेन, ये पहली बात है। दूसरी बात है कि जो गल्फ कंट्रीज़ में जो अमेरिकी सैन्य अड्डे हैं उसको बंद करना होगा, ईरान का कहना है। तीसरा है कि जितना भी नुकसान हुआ है उस क्षतिपूर्ति को पूरा कीजिए, उसके लिए दीजिए। और उसके अलावा है कि सभी मोर्चों पे, जितने मोर्चे खोल रखे हैं अमेरिका और इजराइल ने, उन तमाम मोर्चों को ख़त्म करना होगा। ये सारी बातें यहाँ डिमांड रखी गई हैं, ईरान की तरफ से डिमांड रखी जा रही है कि ये तमाम डिमांड हमारी पूरी कर दीजिए, उसके बाद आप आइए सीज फायर के लिए, लेकिन आगे जंग नहीं करेंगे आप, उस जंग में हमको नहीं घसीटेंगे। ये पहली शर्त यहाँ होनी चाहिए। ये बात ईरान की तरफ से कही जा रही है। एक छोटा कमेंट जल्दी से प्रोफेसर अखिल स्वामी जी आपके पास, फिर तुरंत आब्दी साहब आपके पास आता हूँ, फिर तमाम साथियों आपके पास। प्रोफेसर साहब, यहाँ बात देखिए, अभी आप सुन रहे थे, आब्दी साहब की बातें भी सुन रहे थे, यहीं से ज़रा अपनी बात आप आगे बढ़ाइए। और बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि ईरान का जो अपना यहाँ तक जो हौसला है, जिस ढंग से वो आगे बढ़ रहा है, वो साफ रोज नया, ये पस्त होने वाली बात नज़र नहीं आ रही है। एक होता है ना कि हम दौड़ना शुरू करते हैं तो पूरी ताकत के साथ दौड़ते हैं, फिर थोड़ा सा थकते हैं, फिर धीरे धीरे हमारी गति कम होने लगती है। लेकिन यहाँ तो उल्टा हो रहा है ईरान के साथ में। ईरान पहले दिन जिस गति में था, आज उससे कई गुना ज़्यादा मजबूत गति से आगे बढ़ रहा है। क्या लगता है आपको, कारण क्या हो सकता है इसमें? क्या सिर्फ आवाम का सड़कों पे आना या कुछ और? नहीं, देखिए राजीव जी, वास्तविकता यह है, इनके हौसले पे हमें भी फक्र है और हम भी ये चाहते हैं। देखिए, हर देश के वासी, किसी भी राष्ट्र की जो दादागिरी है पूरे विश्व के अंदर, जो इंटरनेशनल डिक्टेटर बनना चाहता है, उसका विरोध होना चाहिए। जब वेनेजुएला के अंदर ये किया था डोनाल्ड ट्रंप ने, उस समय भी पूरे विश्व समुदाय से उसका विरोध होना चाहिए था। किसी भी कंट्री, किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर इस तरह इंटरवीन करने का अधिकार किसी का नहीं है, तो उस समय विरोध होना चाहिए था। जिस समय इराक के साथ हुआ था और जिस समय कहा गया था कि वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है, विरोध उस समय भी होना चाहिए था। विरोध उस समय भी होना चाहिए था जब भारत के ऊपर इन्होंने कंडीशंस लगानी शुरू कर दी थी कि आप ईरान से तेल नहीं खरीदेंगे, आप रूस से तेल नहीं खरीदेंगे। भारत के अंदर इस चीज का भी विरोध होना चाहिए था। भारत की जनता को भी इसका विरोध करना चाहिए था कि हमारी सॉवरेन कंट्री के लिए अगर हमें ईरान से और रूस से तेल खरीदना सस्ता पड़ता है, तो ये अमेरिका को किसने अधिकार दिया कि हमें बताए क्या करे। देखिए, मुझे लगता है डोनाल्ड ट्रंप ने हमारे महामानव से एक चीज तो सीख ली, जो आपने एक स्लाइड दिखाई थी। आपने स्लाइड दिखाई कि उन्होंने सारा का सारा दोष डेमोक्रेट्स पे लगा दिया जी। यही चीज हमारे देश के अंदर होती है। हमारे देश के अंदर हमारा जो गोदी मीडिया है और जो भक्त समाज है, वो कभी सत्ता पक्ष से प्रश्न नहीं पूछता है। वो पंडित जवाहरलाल नेहरू से और कांग्रेस से प्रश्न पूछता है, राहुल गांधी से प्रश्न पूछता है। मेरे ख्याल से अमेरिकन रिपब्लिकन्स ने भी बात, लेकिन आज के तारीख में रिपब्लिकन्स के अंदर भी इस चीज का विरोध है, जिस प्रकार की दादागिरी। और जो आब्दी साहब ने एक बात कही, बिल्कुल सच बात है ये। देखिए, जिसे हमेशा एग्रेशन में खेलने की आदत हो, जिसने अपने डिफेंस को इसलिए मजबूत ना किया हो क्योंकि उसने सोचा हो
कि मानसिक रूप से, मनोवैज्ञानिक रूप से मेरे एग्रेशन से लोग डर जाएंगे और मुझे अपनी डिफेंस को देखने का, जैसे मान लीजिए ब्राजील का और लखनऊ की टीम का मैच हो तो ब्राजीलियन सोचेंगे ये कहां लखनऊ वाले हम पे अटैक करेंगे, हमें अपने एग्रेशन पे ध्यान रखना है। और उसी समय लखनऊ की टीम स्नीक करती हुई 2-3 गोल दाग दे तो बताइए देश की स्थिति क्या होगी और मैच की स्थिति क्या होगी। वही ये हो रहा है। देखिए, हर चीज का, विश्व का कोई भी कोना, कोई भी देश अगर इस प्रकार का आक्रामक विस्तारवादी रूट अपनाता है, उसका विरोध होना चाहिए। और मलेशिया ने बहुत सही किया, ट्रेड डील को कैंसिल किया। और इस प्रकार की दादागिरी और इस प्रकार का अधिकार किसी भी देश को नहीं है, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे रशिया हो, चाहे चाइना हो, चाहे भारतवर्ष हो या कोई भी हो। सब पीसफुली कोएग्जिस्ट करें। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया के सिद्धांतों में सब लोग चलें और अपने अपने देश को अपने अपने हिसाब से लोगों को चलाने का अधिकार होना चाहिए। जो अतिक्रमणवादी नीति अमेरिका ने अपनाई है वो गलत थी और इसका विरोध होना चाहिए था। और ईरान के इस हौसले पे हमें फक्र है। जी, ईरान के हौसले पे फक्र। बहुत बहुत शुक्रिया आपका प्रोफेसर अखिल स्वामी जी, और हमारे साथ जुड़े हुए हैं जॉन अब्दी साहब और तमाम साथी, आप सबका भी एक बार शुक्रिया अदा करता हूं। और एक आखिरी सवाल आपके पास लेकर आ रहा हूं अब्दी साहब, ज़रा ये बताइए कि आपने अभी कहा थोड़ी देर पहले कि ये जंग अभी और लंबा चलेगी, कारण क्या है इसके पीछे आप जो कह रहे हैं? कि ईरान इस मर्तबा, देखिए जो ईरान की जो जंग है ना, ये इस मर्तबा आर्य पार की जंग है। 2004 या 2008 से तकरीबन जो, या 2002 से तकरीबन जो है ये सिलसिला शुरू हुआ इनके ऊपर सैंक्शन लगाने का, इनके जो है वो क्या कहते हैं इक़्तिसाद को और इनके उसको खराब करने का, ठीक है। और हर बार इनके ऊपर हमला हो रहा है, कभी इनके साइंटिस्ट को मारा जा रहा है, किया जा रहा है। और अभी आखिर में आके इन्होंने, और ये बात, ये आभास, बल्कि ये वजह, ये यकीन आयतुल्लाह इमाम खामनेई शहीद को हो गया और उन्होंने उसके लिए 20 साल से ये प्लानिंग की हुई थी कि एक मौका वो आने वाला है कि जब हमारे वजूद की जंग होगी। अमेरिका और इजराइल आखिर में उन्होंने खुल के कहना शुरू कर दिया था कि हम रेजिम चेंज करना चाहते हैं और हम इसको, रेजिम चेंज का मतलब ईरान के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे और ईरान को समेट कर रखने के लिए ईरान को मजबूत होना जरूरी है, लेकिन मोरालिटी की रियायत के साथ साथ। तो मैंने ये कहा है कि ईरान और ये अमेरिका की जंग चल रही है, ये लंबी इसलिए चलने वाली है क्योंकि जब तक ईरान को पूरा यकीन नहीं हो जाएगा कि अगर वो मुकम्मल तौर पर सेफ हैं और वो शराइत जो भी आप अलमयादीन के सोर्स के जरिए से आप दे रहे थे, जब तक ये शराइत पूरे मान नहीं लिए जाएंगे तब तक ईरान जो है वो जंग करता रहेगा। उसके बाद जंग करने की अभी सलाहियत आगे 10 सालों तक मौजूद है और ये पता है कि दुश्मन के पास ये सलाहियत, या अगर सलाहियत है तो ये हिम्मत मौजूद नहीं है कि वो इतनी लंबी जंग चला सके। क्योंकि अभी आपको देखने को मिल रहा है कि इन्होंने स्ट्रेटेजी ये अपनाई थी कि हम मारेंगे, 2 दिन में कब्जा कर लेंगे और उसके बाद काम खत्म। लेकिन ईरान ने जिस स्ट्रेटेजी को अपनाया है उससे पूरी दुनिया इस वक्त अमेरिका और इस्राइल के खिलाफ हो गई है। हिम्मत बहुत से ममालिक में नहीं पैदा हो रही है कि वो इनके ऊपर प्रेशर डालें और खुल के ये कह सकें कि तुमने गलती की है, तुम्हारे ऊपर, यानी सारी जिम्मेदारी तुम्हारी गर्दन के ऊपर आती है। ये हिम्मत पैदा होना भी जरूरी है। मैं आपकी खिदमत में एक बात अर्ज करना चाहता हूं, वो ये कि 20 साल से जो अमेरिका का जो CIA है, इंटेलिजेंस की जो एजेंसी है, वो सबसे बड़ी इंटेलिजेंस एजेंसी है। छोटी बड़ी इंटेलिजेंस एजेंसी को बना के 18 इस तरह की एजेंसीज बनती हैं, ठीक है। उन सब की जो हेड है वो कौन है? तुलसी गबार्ड, ठीक है जी। यानी वो डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस है। इन्होंने रिपोर्ट दी है, इन्होंने कहा है कि 20 साल, हर साल जो रिपोर्ट दी जाती है न्यूक्लियर के बारे में, ईरान के बारे में, तो इन्होंने आखिरी जो रिपोर्ट दी है उन्होंने ये कहा है कि ईरान इज नॉट परसुइंग न्यूक्लियर वीपन, ठीक है। यानी हर साल की रिपोर्ट में जो नतीजा दिया जाता है कि ईरान न्यूक्लियर वेपन बनाना नहीं चाहता है, वो नहीं बना रहा है। और ये बात, ये कौन कह रहा है? ये हेड कह रही है किसकी? जो 18 इंटेलिजेंस एजेंसीज की हेड है, वो आके ये बात कह रही है। ट्रंप ने कहा कि नहीं तुम कुछ नहीं जानती हो, चलो जाओ, हम जो है वो जानते हैं, हमारी इंफॉर्मेशन सही है। दरअसल ये इंफॉर्मेशन वगैरह तो थी उसके पास, उसका असल मसला था
जो जितने रिसोर्सेज हैं उनके ऊपर कब्जा करना, अपना तसल्लुत उसके ऊपर डालना, अपनी हुकूमत चलाना। क्योंकि जो जालिम होता है ना, उसकी मेंटेलिटी राजीव साहब ये हो जाती है कि वो उसको ये बर्दाश्त ही नहीं होता है कि उसके सामने कोई हो। अब मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया, मैंने ऐसा कर दिया, और लोग उसको कबूल करते चले जा रहे हैं, तो उसके अंदर की जो ये सोच है ना, वो और ज्यादा मजबूत होती जाती है, मजबूत होती जाती है। लेकिन एक मौका वो आता है कि जब उसको झुकना पड़ता है, जब उसको जैसे का तैसा मिलना शुरू हो जाता है। आयतुल्ला शहीद इमाम खामनई ने अभी आखिर की 3-4 जो उन्होंने स्पीचेस दी थी शहादत से पहले, उनमें से एक स्पीच में उन्होंने कहा था कि फिरौन, उन्होंने कहा था कि शद्दाद, बड़े बड़े जो हिस्ट्री के जो बड़े बड़े क्या कहते हैं ये लोग गुजरे हैं और जुल्म करते थे, ये लोग उसी वक्त जमीन दोज हुए हैं कि जब वो अपनी ताकत के शबाब के ऊपर थे, अपनी ताकत के सबसे ऊंचे स्टेट के ऊपर थे। यही हाल अब आप अमेरिका का, ट्रंप का और नेतन्याहू का देखते हुए नजर आ रहे हैं कि जहां वो अपनी कुछ भी बात कह रहा है, कितनी घमंडी, आप देखते हैं ना उसका एक्सप्रेशन आपने देखा होगा, कितने घमंड के साथ, कितनी नखवत के साथ ये बातें वो कर रहा है। और इस वक्त ये आदमी घुटनों पर आ गया है और सीज फायर की बातें करता हुआ नजर आ रहा है। जंग बढ़ेगी, बढ़ती जाएगी जब तक तुम मुकम्मल तौर पर जमींदोज नहीं हो जाओगे। ये ईरान ने ऐलान कर दिया है और कहीं पर भी ईरान मानने को तैयार नहीं है। आप सोचें कि किसी मुल्क के पास अमेरिका का कोई ऑफिशियल कॉल करे बात करने के लिए और वो उससे बात ना करे, उसकी कॉल को रिजेक्ट कर दे, उसको अहमियत ना दे, अमेरिका जैसे मुल्क का कोई फोन करे और फोन ना उठाया जाए। कितने फोन करवाए, कितने लोगों को मीडिएटर बना, इसमें आकर आप बातें कीजिए। इटली है, फ्रांस है, कतर है, सॉरी आपके ओमान है, और आके बात को, लेकिन ये मुकम्मल तौर पर हम बात नहीं करेंगे, हमारे शराइत होंगे, हम अपनी शर्तों के ऊपर जंग बंद करेंगे, वरना जंग चलती रहेगी। और ये पता है कि तुम्हारा नुकसान इतना ज्यादा हो रहा है कि तुम आगे बर्दाश्त नहीं कर सकते हो। तुम्हारे मुल्क वालों की, तुम्हारी पार्टी के लोगों की आवाजें निकलने लगी है। जो केंट ने वो राज खोल दिए हैं कि अब इनकी बर्दाश्त से बाहर हो ही जा रही हैं बातें। पता नहीं, हो सकता है जो केंट को जो है वो अभी कोई सजा दे दी जाए, जिस तरीके से अभी इनके एक ऑफिशियल को मारा गया था, नहीं पता मुझे। लेकिन बहरहाल इनके उसके जो है वो इंटरव्यूज आ रहे हैं, उसके पॉडकास्ट आ रहे हैं, आप देखें ये बुरी तरीके से फंसता हुआ नजर आ रहा है ये इंसान, बल्कि फंस चुका है। जंग की उनकी कोई हैसियत नहीं है और ईरान इस वक्त उसका मूड सिर्फ एक है और वो ये है कि हम मारेंगे और मारते रहेंगे और ये जंग चलेगी और हम उसके लिए तैयार है। जी 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 बिल्कुल, ये जंग लंबा खींचेगी, लंबा चलेगी, ये साफ दिखाई दे रहा है। अगर ईरान की शर्तों पर इजराइल और अमेरिका इनकी शर्तों को मान लेते हैं तभी ये जंग रुकेगी, वरना ये जंग चलती रहेगी। ईरान ने अपना, यहाँ पर मैं एक बात और ऐड करना चाहूँ राजीव जी, यहाँ पर मैं एक बात और ऐड करना चाहूँ कि ईरान की ताकीद इस बात के ऊपर, इसको बिल्कुल दो बातें हैं यहाँ पर। पहली बात तो ये दादागिरी दुनिया से खत्म होनी चाहिए जी, और ये बात सबके हित में है, हमारे देश में है, और हमारे देश को ये सोचना चाहिए कि हमारा फायदा कहां पर है, हमारे लोगों का इंटरेस्ट कहां पर है। हमारा इंटरेस्ट जो है वो ईरान से है, जहां से हम सस्ती गैस ले सकते हैं, जहां से हम सस्ता तेल ले सकते हैं, जहां से मुल्क वालों की जेबों के ऊपर, हमारे लोगों की, हमारी गरीब आवाम की जेब जो है उसके ऊपर भारी असर नहीं पड़ेगा। और ईरान इसके लिए तैयार है। ईरान ने कई मरतबा ये प्रपोजल दिया है। अब हमको अकल आ जाए, हम समझ लें कि हमारा हित किसमें है और हमारे देशवासियों का हित किसमें है, तो ये बहुत बड़ी बात होगी। काश की ये बात समझ में आ जाए। दूसरी बात यहाँ पर यह है कि ईरान ये कह रहा है कि हम दोस्ताना माहौल चाहते हैं। उस दोस्ताना माहौल को बरकरार करने के लिए, इस रीजन को अमन और सुकून के साथ जिंदगी गुजारने के लिए जरूरी है कि पहली चीज जो उन्होंने पहली शर्त लगाई है वो ये है कि अमेरिका यहां से अमन सुकून, क्योंकि अमेरिका की जो दोस्ती है, जो दुश्मनी है, वो उतनी ज्यादा खतरनाक नहीं है जितनी ज्यादा उसकी दोस्ती खतरनाक है। आप ये देख लें कि इसने यहां से निकलने के लिए भी $5 ट्रिलियन की जो है वो शर्त लगा दी है। लिहाजा इनको यहां से गुजरना है, यहां से निकले, फिर ये एरिया यहां तक कि हमारा मुल्क और पड़ोस के दूसरे मुल्क जो है वो वहां पर अमन अमान होगा। और इस पूरे रीजन में, बल्कि पूरी दुनिया में जितनी भी अफरा तफरी है, जितनी भी मुश्किलात है, उसकी जड़ अमेरिका और इसराइल है।
इसको खत्म होना चाहिए। और ये जब तक खत्म नहीं होगा तब तक दुनिया में कहीं इस जगह से ये भागेंगे, दुनिया के किसी और कोने में जाने के बाद ये अफरा तफरी फैलाएंगे, वहां की आवाम को, वहां की जनता को ये परेशान करेंगे। लिहाजा इनका जड़ से उखड़ना और इनका जो सुपर पावर वाला वो भ्रम है वो टूटना जरूरी है और जरूरी था। और आज ईरान ने ये काम करके पूरी दुनिया वालों को ये संदेश दे दिया है कि आप भी वही काम करें जो काम हमने किया है। जी जी आब्दी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत महत्वपूर्ण बातें आप, बहुत इंपॉर्टेंट बातें आप बता रहे थे। और ईरान में क्या चल रहा है ग्राउंड जीरो से आपके ज़रिए बहुत कुछ समझने को मिला इस चर्चा में। बहुत बहुत शुक्रिया आपका वक्त निकालने के लिए, बहुत शुक्रिया, धन्यवाद आपका। और सीधे आना चाहता हूं प्रशांत जी अब आपके पास। देखिए बहुत सारी बातें हम लोग कर गए प्रशांत जी, और F-16 से लेकर, लेकिन सबसे बड़ी खबर जो है ये कि ये तस्वीर आज हम दिखा रहे हैं। मुझे किसी को मार देना, कहीं आगजनी हो जाए, कहीं बम्बार्डिंग हो जाए, ये तस्वीरें मुझे अच्छी नहीं लगती हैं। लेकिन चूंकि ईरान और इजराइल के बीच की जंग में ये बताना, ये समझना, समझाना ज़रूरी है कि आखिर कल्प्रीट कौन है। यहाँ समझना ज़रूरी है कि दोषी कौन है, और अगर दोषियों को सज़ा मिले तो उसकी ज़रूरत भी है। और ऐसे में इन तस्वीरों को देखकर आपके जहन में क्या रहा है? इन तस्वीरों में एक तस्वीर आपको ये भी दिखाई दे रही है कि बिन्यामिन नेतन्याहू, जिनके बारे में बहुत सारी बातें हो रही थी कि वो जिंदा हैं, नहीं हैं, AI है, कुछ और है, और अब इस साइट पे पहुंचे हुए हैं। इस बारे में हम लोग पहले बात कर चुके हैं, लेकिन फिर भी आपसे यहीं से शुरुआत चाहता हूँ। जी देखिए, ईरान ने पिछले 48 घंटे में 4000 किलोमीटर दूर दिएगो गार्सिया पे मिसाइल भेज दिया, और उसके बाद उसने अरज और डिमोना, ये उनके न्यूक्लियर हेडक्वार्टर्स हैं इजराइल के, और 60 के दशक से हैं, उस पे मिसाइल गिरा देना, इसका मतलब है कि इजराइल का जो आयरन डोम या एयर डिफेंस सिस्टम है वो उसको पेनिट्रेट ईरान जो है अपनी विल पे करता है जब चाहता है। और इसका मतलब ये भी है कि कल अगर पावर, जैसे ट्रम्प धमकी दे रहे हैं कि वो पावर सेंटर्स पे हमला करेंगे, पावर इंफ्रास्ट्रक्चर पे हमला करेंगे, तो ईरान का जो जवाब होगा वो बहुत ही फेरोशियस होगा, बहुत ही जिसको क्या जवाबी होगा, और उतना ही विध्वंसक होगा। और दोनों तरफ से ऐसा हो रहा है। आप याद कीजिए कि जब ईरान के ऑयल सुविधाओं पे हमला हुआ पार्स में, तो तुरंत बहरीन पे हमला हुआ, उनकी ऑयल रिफाइनरी पे हुआ, तुरंत कतर पे हमला हुआ, तुरंत अरामको पे हमला हुआ, तुरंत हाइफा पे हमला हुआ, और इस सब जगह पे तेल के जो भंडार हैं, तेल की रिफाइनरी है, उस पर निशाना बनाया गया। तो ईरान ने अपनी कैपेबिलिटी दिखा दी है। अब यहाँ से दो बड़ी चीजें इमर्ज हो रही हैं। एक, ट्रंप की जो अप्रूवल रेटिंग है वो ऐतिहासिक तौर पे सबसे नीचे है अब तक की, इस युद्ध के दौरान, और इससे वो परेशान है क्योंकि इसी साल नवंबर में चुनाव हो रहा है वहां पे, और चुनाव की वजह से मोदी जी परेशान है, चुनाव की वजह से ट्रंप भी परेशान है, कि अंत में तो चुनाव ही जीत कर आ रहा है सत्ता पे जी। तो एक तो अप्रूवल रेटिंग बहुत कम है, इस वजह से वो निशाना बना है डेमोक्रेट पार्टी को, और दूसरा एक बड़ा चैलेंज आ रहा है। एक तो पॉलिटिकल चैलेंज है, देखिए ये युद्ध जब भी खत्म होगा एक नए वर्ल्ड ऑर्डर को इमर्ज होता हुआ हम देखेंगे। अमेरिका का यानी यूनिपोलर वर्ल्ड, एक महाशक्ति की दुनिया का सिलसिला यहाँ से खत्म हो रहा है। अब दूसरे पावर्स भी इमर्ज होंगे यहाँ से। हमारे तो पहले के वक्ताओं ने कह दिया कि ईरान ने दिखा दिया कि अमेरिका सुपर पावर उस तरीके का नहीं है कि वो अभेद्य है। इजराइल की ताकत को मैं मानता नहीं, इजराइल जब तक कि पश्चिमी देश और अमेरिका उसको सपोर्ट करता है, वरना इजराइल तो 2 दिन भी नहीं खड़ा हो सकता, झेला हुआ है बुरी तरीके से। लेकिन दूसरा एक बड़ा डेवलपमेंट हुआ है, और वो डेवलपमेंट बड़ा दूरगामी है। पेट्रो युआन पैदा हो गया है।
पैदा 2018 में हो गया था, लेकिन अब पेट्रो युआन ने को जीवन मिल गया। यानी अभी तक दुनिया का जो पिछले 5 दशकों में तेल का व्यापार जो है डॉलर में होता था और 80% व्यापार तेल का डॉलर में होता था। अब जो है पेट्रो युआन पे जो है वो 3 से 4% अब स्पेस उसने ले लिया है। यानी एक नई करेंसी इमर्ज हो रही है और ये ब्रिक्स नेशन के बीच भी पॉपुलर होगी। ये तमाम, और इसमें सबसे बड़ा जो नुकसान अमेरिका को हो रहा है कि जो सैंक्शन लगाने की धमकी अमेरिका देता था, वो सैंक्शन लगाने की धमकी का एक सेफ्टी वॉल्व आ गया। एक बड़ी रोचक बात ये हुई है इस बीच कि ईरान ने उन जहाज़ों को, उन ऑयल टैंकर्स को गुजरने का हरमुज से जो है इजाज़त दी है जो पेट्रो युआन में डील कर रहे हैं। डॉलर की जगह अगर युआन में पेमेंट हो रहा है, उन जहाज़ों को उसने निकलने की अनुमति दी है। और दोनों, रशिया और चाइना दोनों ने युआन पे डील किया। कोई तीसरा देश अभी युआन पे डील करके जहाज निकालना चाहता तो ईरान जगह दे देगा हरमुज से। तो ये एक बड़ी तब्दीली जो है दुनिया में देखने को मिल रही है। और ये अमेरिका की जो सैंक्शन और टैरिफ, ये 2 दादागिरी थी, वो दादागिरी यहाँ से उड़ती हुई नजर आ रही है। जी राजीव जी, बिल्कुल बिल्कुल। ज़रा आगे और बढ़ते हैं, प्रफुल्ल कोलकियान जी के पास आता हूँ। प्रफुल्ल जी, ईरान की जंग 23 दिन अभी कह के गए आबिद साहब की ये जंग जो है अभी और चलेगी, कैसे देखा जाए इसको? जी नमस्कार सभी को। ये जंग तो अभी चलेगी, ये बात तो सही है। अब्दुल साहब ने बड़ी खूबसूरती से इस बात की चर्चा की कि किस प्रकार ईरान बहादुरी के साथ लड़ रहा है और अमेरिका किस प्रकार छटपटा रहा है, पूरी दुनिया को आवाज दे रहा है कि उसके साथ आए या उसकी मदद करे या इसमें अपनी भूमिका निभाए। चाहे हरमुज खाड़ी की बात हो, हरमुज स्ट्रिप की बात हो, जल बंदी की बात हो या और जगह पर स्थिति को सामान्य करने के लिए आक्रमणकारी तो अमेरिका है। लेकिन हमें ईरान के दोस्तों की भी चर्चा करनी चाहिए कि ईरान के भी दोस्त हैं और वे भले ही उतने मुखर नहीं है लेकिन हैं, वो बहुत सामने नहीं है लेकिन हैं। मैं ये कह रहा हूं आपसे कि एक बात सच है कि ईरान ने जो शर्तें रखी और जो अब आज से नहीं है, कोई आज रखी है ऐसी बात नहीं है, पहले से शर्त सामने आ गई थी। जैसे खुद मुख्तारी का मामला है, अमेरिकन बेस को हटाने का मामला है, हरमुज पर ईरान के नियंत्रण का मामला है, उनकी संप्रभुता का मामला है। तो इन तमाम पर उन्होंने, ईरान ने अपनी शर्तें रखी, अपने ढंग से काम कर रहा है। ये बात सच है कि सुपर पावर ठहरा है, अमेरिका एक सुपर पावर के रूप में ठहरा है। लेकिन क्या पूरी दुनिया बिना किसी सुपर पावर के अब चलेगी या कोई नया सुपर पावर इमर्ज कर रहा है? इसको भी देखने की जरूरत है, क्योंकि इस समय में जो लग रहा है कि ईरान बहुत बहादुरी के साथ लड़ रहा है, लेकिन जो लोग चाहते हैं कि अभी ये युद्ध चले, युद्ध के बेनिफिशियरी कौन है? रशिया युद्ध का बेनिफिशियरी है, रशिया को युद्ध का लाभ है। इकोनॉमिक अपर हैंड अमेरिका को, ईरान को प्राप्त है और लगातार अमेरिका को फाइनेंशियल लॉस हो रहा है, उनका खर्चा बढ़ रहा है। खर्चा ईरान का भी बढ़ रहा है, लेकिन अमेरिका ने जो अनुमान किया था, अभी वो $200 बिलियन ने कितना की फिर मांग किए हैं, वो लगातार करते हैं। तो जब तक ये जंग ऐसी कठिन शर्त है जिसको अमेरिका अभी पूरा नहीं कर सकता है, नहीं करना चाहेगा जब तक कि उसके इसमें दम है। मैं एक बात बहुत गंभीरता से सोचता हूं सर, आप लोग भी सोचिएगा, हमारे पाठक लोग भी सोचे कि अमेरिका विश्व पावर, विश्व शक्ति के रूप में अमेरिका का जो इमरजेंस हुआ, उसका संबंध प्रत्यक्ष तो नहीं भी तो अप्रत्यक्ष रूप से, निश्चित रूप से परमाणु के इस्तेमाल से है। आखिर जंग के बाद परमाणु का इस्तेमाल हुआ था और उसके बाद पूरे दुनिया में परमाणु की राजनीति को लेकर अमेरिका ने तूफान मचा के रखा और इसको लेकर के कौन बनाएगा, कौन नहीं बनाएगा, कितना बनाएगा, नहीं बनाएगा, पूरी दुनिया की राजनीति में उसने हस्तक्षेप करके छोड़ दिया और लगातार हस्तक्षेप करता रहा। तो परमाणु को लेकर के क्या अमेरिका अपने वर्चस्व को, जिस परमाणु के इस्तेमाल से हासिल किया था, अपने वर्चस्व को बचाने के लिए
उस परमाणु के इस्तेमाल से क्या हिचक जाएगा? मुझे नहीं लगता है, क्योंकि ये शेर और लोमड़ी दोनों ही के ये इनका मिलन है। ये जितना दिखाते हैं, जितना बोलते हैं, ये युद्ध की सारी जवाबदेही इस समय में वो ईरान पर डालना चाहते हैं। विश्व जनमत इस तरह का तैयार करना चाहते हैं मीडिया के माध्यम से। लेकिन मैं फिर कहूं कि मैंने पहले दिन से इस बात को लक्षित किया कि अमेरिका हमेशा से जो स्ट्रेटेजिक एम्बिग्यूटी के सहारे आगे बढ़ रहा है, और ईरान ने हमेशा इस्लामिक क्लैरिटी को सामने रख करके अपनी बातें बिल्कुल साफ साफ कही। उसकी ताकत अवाम है, ईरान की ताकत अवाम है, और इन लोगों की मुसीबत अमेरिका और उनके जो साथी देश हैं उनकी मुसीबत भी दरकते हुए अवाम की ताकत है। अवाम उनके साथ एक साथ नहीं, लोग उनके साथ एक साथ नहीं खड़े हैं। अभी सर कह रहे थे कि भारत के लोगों को विरोध करना चाहिए था जब चीन का, भारत के लोग तो इसका अमेरिका का, भारत के लोग लगातार विरोध कर रहे हैं। लेकिन जब हमारी सरकार ही कंप्रोमाइज्ड है तो भारत के लोगों के विरोध करने की अभिव्यक्ति कैसे होगी? भारत के लोगों के विरोध की अभिव्यक्ति मीडिया नहीं है तो कैसे होगी? और विपक्ष लगातार इस बात को कर रहा है, राहुल गांधी लगातार कह रहे हैं, सोनिया गांधी लगातार कह रही है, इतना बड़ा उन्होंने खत लिखा, आर्टिकल लिखा। तो राजनीति बिल्कुल दूसरे ढंग से चल रही है। इसलिए हमें तो यह देखना होगा कि क्या ये हो रहा है। मैं ये मान के चलता हूं कि इस समय में जो जंग है, जंग अमेरिका के हाथ में तो बिल्कुल नहीं है, उनके हाथ से तो जंग बाहर निकल चुकी है। लेकिन ईरान को अभी लड़ना है, और जो विश्व शक्तियां अन्य है, मैं साफ साफ कहूं तो चीन, क्योंकि चीन की नजर लगातार ताइवान पर बनी हुई है, और रूस भी चाहेगा कि अमेरिका ईरान में ही पस्त हो जाए ताकि यूक्रेन उसके हवाले हो जाए सीधे सीधे। हमारा संकट ये एक चिकन नेक हमारा भी है सर, एक चिकन नेक हमारा भी है, और वह है सिलीगुड़ी कॉरिडोर, और चीन इस पर कड़ी निगाह बनाए हुए है। हम लोग को बार बार इस बात पर, मैं तो सोचता हूं, देखता हूं, समझता हूं, लगता है कि कुछ न कुछ ऐसा घटित होने वाला है जिसकी जो अभी हमारे देश से ओझल है। ये लड़ाई अभी चलेगी सर। जी, ये लड़ाई चलेगी, आप भी कह रहे हैं ये लड़ाई अभी चलेगी, और ईरान बहुत ही दमदारी के साथ इस लड़ाई में हिस्सा ले रहा है और आगे लेगा। जरा आना चाहता हूं जल्दी से अमलेंदु जी के पास। अमलेंदु जी को ले आइए स्क्रीन पे, जरा समझूं। अमलेंदु जी, आपको भी लगता है कि ये लड़ाई चलेगी अभी? अनम्यूट कीजिए अमलेंदु जी, अनम्यूट कीजिए। अमलेंदु जी, मेरी आवाज आ रही है? अनम्यूट कीजिए प्लीज। जी आ रही मेरी आ रही है जी, अब आ रही है जी। राजीव जी, ये जंग चलेगी, लंबी चलेगी, चूंकि ईरान की जो शर्तें हैं जंग रोकने की, उन शर्तों पे अमेरिका तैयार नहीं होगा। सबसे बड़ी शर्त जो है वो यही है कि आप जो है इसका हर्जाना दीजिए जो हमारा नुकसान किया है आपने, और इसके बाद आप इधर झांकेंगे नहीं, और अपने जो आपके यहाँ सैन्य अड्डे हैं वो यहाँ से आप हटा लीजिए। अब राजीव जी, जो बीबीसी का अरबी चैनल है, जिसपे एक संवाददाता जो है, मतलब वहाँ का, वो कह रहा है, जिसके जॉन आब्दी साहब जो है वो भी उसका जिक्र कर रहे थे, कि अमेरिका ने मांग की है खाड़ी देशों से कि भाई या तो $5 ट्रिलियन दो इस लड़ाई को आगे करने के लिए, वरना $3.5 बिलियन जो वो इसको हम यहाँ से मतलब जंग खत्म कर दे। तो अब राजीव जी, इस जंग की असली कीमत जो है वो अमेरिका तो चुकाएगा, वो चुकाएगा ही, इजराइल जो चुकाएगा वो चुकाएगा ही। इस जंग की कीमत खाड़ी के देश भी अब इसकी चुका रहे हैं राजीव जी, और इसीलिए अब खाड़ी के देशों में एक बेचैनी जो है वो साफ तौर पर देखी जा सकती है ट्रंप साहब को लेकर, और आगे के जो परिदृश्य बनेगा उसको लेकर। क्योंकि खाड़ी के देश जितने भी हैं राजीव जी, वो सब तो अमेरिका के साथ खड़े हुए थे, अभी भी खड़े हुए हैं, सरकारें उनकी अमेरिका के साथ खड़ी हुई हैं, पैसा भी देते हैं अमेरिका को। लेकिन अमेरिका अगर ये जंग में विड्रॉ करने के लिए भी पैसा मांग रहा है, तो ये राजीव जी एक तरीके से कहा जाए जो हफ्ता वसूली किया करते हैं माफिया, तो वो ट्रंप साहब ये साबित कर रहे हैं। तो यानी ट्रंप साहब की पूरी स्थिति जो है राजीव जी, वो एक माफिया की हो गई है, अंतरराष्ट्रीय माफिया। अब दरोगा से बढ़कर वो आगे माफिया हो गए हैं। तो आप इसको ये कह सकते हैं कि तो अब दुनिया के दरोगा थे, अब दुनिया के माफिया बनने की तरफ चल रहे हैं। लेकिन राजीव जी, माफियाओं की जो अवगति होती है वो बड़ी खतरनाक हुआ करती है। तमाम हम लोगों के सामने है नज़ारे, माफिया किस तरीके से निपटते हैं। तो ट्रंप साहब जो है इसको भी आगे सोचकर चले, मुझे लगता है तो थोड़ा ज़्यादा बेहतर रहेगा कि आगे क्या हो सकता है। दूसरा राजीव जी, ट्रंप साहब यहाँ से निकलने का मुझे लगता है कि एक एग्जिट प्लान निकाल सकते हैं, और वो एग्जिट प्लान होगा, ट्रंप साहब जैसे भी सो के उठे हैं कि 48 घंटे में हम करेंगे, और 48 घंटे बाद कहेंगे कि हमने जंग जीत ली और ईरान का पुनर्निर्माण अब हम करेंगे।
जैसे गाजा के लिए कहा उन्होंने, गाजा पीस बना दिया उन्होंने, और उसमें भारत भी शामिल है कि भाई आप भी पैसा दीजिए, सब पैसा दीजिए। तो ट्रंप साहब की असली लड़ाई तो राजीव जी खून में व्यापार की है। तो ट्रंप साहब तो अपने खून में जो व्यापार है उसके जरिए लड़ाई लड़ रहे हैं। तो राजीव जी हमेशा लड़ाइयाँ जो है वो व्यापारियों के बल के पे नहीं चला करती हैं। व्यापारी जो भामाशाह तो बन सकते हैं, लेकिन राणा प्रताप नहीं बन सकते। तो ये राजीव जी परिस्थितियां जो है ये ट्रंप साहब के सामने, ट्रंप साहब को तय करना है कि वो वहां से कैसे निकले। मुझे लगता है कि वो निकलने का ही यहाँ से एक्टिव प्लान देख रहे हैं। लेकिन राजीव जी नेतन्याहू जो है वो अभी भी निकलने नहीं देगा, ये फिर समझ में आ रहा है, क्योंकि आज नेतन्याहू निकल चुका है। और मुझे लगता है कि ट्रंप साहब तो सो के उठकर, जैसे कि जॉन आब्दी साहब कह रहे थे, पता नहीं कौन सा नशा करते हैं, हम तो नहीं जानते कौन सा नशा करते हैं, लेकिन अगर इजराइल कह रहा है तो इसका मतलब राजीव जी नेतन्याहू अगर कह रहा है तो वो इस जंग को खत्म नहीं होने देगा किसी भी तरीके से। क्योंकि अगर जंग खत्म होती है तो ट्रंप कहेंगे कि भाई अब ये नुकसान जो है, ये नुकसान नेतन्याहू साहब आपको भी देना है। ये नुकसान जो हुआ है, चाहे वो अमेरिका का हुआ हो, चाहे ईरान का हुआ हो, चाहे खाली देशों का हुआ। तो राजीव जी मुझे लगता है कि यहाँ पर आकर जो एक संघर्ष की स्थिति जो है वो इनके जो अमेरिका के मित्र देश हैं उनके बीच में इस तरीके की परिस्थितियां बनेंगी। तो ये एक तरीके से कहा है राजीव जी, बिल्कुल साफ तौर पर दिखाई पड़ता है कि ट्रंप साहब निकलने के रास्ते ढूंढ रहे हैं, लेकिन वो रास्ते उनको मिल नहीं पा रहे हैं और कोई उनकी इसमें मदद करने को तैयार नहीं है। अब उनके जो प्रिय मित्र हैं वो भी इसमें मदद कर सकते थे, लेकिन अब पता नहीं करेंगे उनके मित्र, नहीं करेंगे, क्योंकि ईरान ने कहा है कि भाई आप ब्रिक्स के चेयरमैन हैं तो आप इसकी निंदा कीजिए। तो अगर निंदा करें ईरान पे हमले की तो फिर इनको जिम्मेदारी सौंपी जाए। जैसे आपने यूक्रेन का बार जंग रुकवा दी थी तो इसको भी रुकवा, पप्पा बार रुकवाएं। लेकिन पप्पा जो है राजीव जी उनको तो 22 दिन लग गए सिर्फ जो है खामेनेई की शहादत पे जो है अपना शोक प्रकट करने के लिए। तो 22 दिन में वो भी तब कि जब अभी शोक प्रकट नहीं, हाँ शोक नहीं, मतलब उसकी निंदा जो है, मतलब जो निंदा भी नहीं। और सिर्फ यहाँ दो बातें हुई हैं, एक तो ये कि ईद है उसकी मुबारकबाद, और दूसरा कि जो चल रहा है उसके लिए कि यहाँ शांति स्थापित हो, इसकी बात हुई है। कोई शोक प्रकट नहीं हुआ अभी तक, नहीं बधाई दी गई है नए सुप्रीम लीडर को, नहीं बधाई दी है। हाँ बिल्कुल राजीव जी, तो यानी शोक तो मतलब इस पे तो कर रहे हैं ना कि जंग रुकनी चाहिए, वरना अभी तक तो कतर से ही बात कर रहे थे, कतर से ही कह रहे थे कि भाई आपके ऊपर जो आपके उस पर हमला जो है वो गलत है। अब तो आप ईरान से बात भी कर रहे हैं, मजबूर होकर आपको करनी पड़ रही है। तो ये राजीव जी दिक्कतें आ रही हैं। तो ट्रंप साहब यहाँ से निकलने का निश्चित तौर पर रास्ता देख रहे हैं। लेकिन राजीव जी जंग जो है वो सिर्फ हथियारों से नहीं लड़ी जाती है। किसी भी देश का जो ताकत होती है वो उसकी सेना से ज्यादा उसका अवाम होता है। क्या राजीव जी आप ये कल्पना कर सकते हैं कि इजराइल में भी लोग इसी तरीके से सड़कों पर निकल कर आएंगे जिस तरीके से ईरानी निकल कर आ रहे हैं? क्या अमेरिका में भी लोग इस तरीके से निकल कर आएंगे जिस तरीके से ईरानी निकल कर आए हैं? इसका उत्तर राजीव जी ना में है। और ये जज्बा जो पैदा होता है राजीव जी, वो राष्ट्र के प्रति जो समर्पण होता है उससे पैदा होता है, जिसके मामले में अमेरिका और इजराइल जो है वो दोनों फिसड्डी नजर आते हैं। हालांकि राष्ट्रवाद का नारा जो है हमारे वाले तो उन्हीं से लेकर आते हैं, फादरलैंड जो है तो वो ठीक है उनका होगा, अपना उनका राष्ट्रवाद वहां जाता होगा। लेकिन ये सारी चीजें हैं राजीव जी, मुझे लगता है कि ट्रंप साहब यहाँ से निकलने का रास्ता ढूंढ रहे हैं लेकिन मिल नहीं पा रहा है। जी बिल्कुल बिल्कुल। प्रेम कुमार जी, यहाँ से दो तीन बातें समझ में आ रही हैं। एक तो ये जंग लंबा खींचेगी, लेकिन यहाँ पर इस जंग को आज न कल तो समाप्त होना है। भले आप 20 साल तक लड़ते रहिए वियतनाम वार की तरह, आज न कल समापन की ओर आप जाएंगे। और जब जाएंगे तो कोई नेगोशिएटर होगा जो मध्यस्थता करेगा। और क्या आपको लगता है कि जिस ढंग से अमेरिका में ही डोनाल्ड ट्रंप के विरोध में उन्हीं के मातहत अगर लोग जैसे इस्तीफ़ा देना या उनके खिलाफ बातें करना, या डोनाल्ड ट्रंप जो अभी बयान दिए हैं जिसमें वो डेमोक्रेट्स को जो कह रहे हैं वो, या आप इधर आइए तो यूरोप के कई सारे देश इनके खिलाफ हैं। जापान कह रहा है सीज़ फायर कीजिए पहले, उसके बाद हम वहाँ से माइंस को हटाने की बात सोचेंगे, उसमें आएंगे। चीन का भी यही कहना है, रूस का भी यही कहना है। इन सबको देखा जाए तो क्या दुनिया, उसमें भी लगभग 60-70% दुनिया के जो देश हैं वो आज ईरान के साथ नज़र आते हैं। और ऐसे में जिस ढंग से एक और बात जो यहाँ बता के गए हैं जॉन आब्दी, वो ये कि मिडिल ईस्ट के जो कंट्रीज़ हैं उनसे 5 ट्रिलियन और 2.5 ट्रिलियन की बात हो रही है कि इस जंग में रहना है तो इतना पैसा दो, जंग से निकलना है तो इतना पैसा दो। मतलब डील, जिस डील की बात अमेरिका करता रहा है उस डील को आप यहाँ भी थोपने की कोशिश कर रहे हैं। भले मिडिल ईस्ट यहाँ पर आपके खिलाफ बयानबाजियाँ करे, मतलब ईरान के खिलाफ बयानबाजियाँ करे, लेकिन ओवरऑल इतना तो जान रहा है कि ईरान जो शर्त रख रहा है उसमें से एक शर्त ये भी है कि मिडिल ईस्ट से अपने सैन्य अड्डे को आप वापस ले जाइए। और इससे कौन खुश नहीं होगा? क्या मिडिल ईस्ट के जो देश हैं
खाड़ी देश हैं वो खुश नहीं होंगे। तो एक खिचड़ी ही सही, लेकिन एक तस्वीर थोड़ी थोड़ी यहाँ साफ होती नजर नहीं आती है प्रेम कुमार जी कि आगे क्या कुछ होने जा रहा है। जी राजीव जी, ऐसे तो लगता है कि युद्ध लंबा खींचेगा, लेकिन मेरा मानना अलग है। मुझे लगता है युद्ध लंबा नहीं खींचेगा। ईरान की चूंकि ताकत है युद्ध लंबा खींचने की, ये उसकी ताकत है कि वो लंबा युद्ध खींच सकता है, और अमेरिका और इजराइल की वो ताकत नहीं, कमजोरी है युद्ध लंबा खींचे तो। और दूसरी बात है कि युद्ध के लंबा खींचने से पूरी दुनिया में जो ऊर्जा संकट है और इसके तुरंत बाद खाद्यान्न का संकट और उससे जुड़ा हुआ दवाओं का संकट सब आने वाला है। तो उसका जो प्रेशर है अंदरूनी राजनीति में, अमेरिका के भीतर और नाटो के भीतर, यूरोपीय यूनियन में, पूरी दुनिया में, तो उस राजनीति की वजह से एक बहुत जबरदस्त प्रेशर अमेरिका और इजराइल पर रहेगा। अमेरिका पर खास तौर से, इजराइल तो अमेरिका की सहमति ही मानेगा, क्योंकि इजराइल पर दबाव देने के बजाय अमेरिका पर दबाव दुनिया देगी और दे रही है। तो उससे युद्ध को जल्द समेटने का दबाव उन पर है। अब युद्ध को जल्द समेटे तो कौन सा वो सम्मानजनक रास्ता हो। तो जो बातचीत में आई है अभी तो बहुत हार्ड जो शर्तें कह सकते हैं ईरान की तरफ से, ये शर्तें बहुत कठोर हैं। इसको मानने का मतलब है कि युद्ध में हार मान ली। तो इसमें कौन सा रास्ता निकाला जाए जिसमें ये हो सकता है कि हम आगे से ईरान पर युद्ध ना करें, हमला ना बोले, जैसे 8 महीने में हमला कर दिया, इस तरह के कुछ रास्ते हो सकते हैं। लेकिन ये युद्ध जो है ईरान के फेवर में एंड होगा, ये अब साफ लगता है। ईरान के अगेंस्ट में ये युद्ध की समाप्ति नहीं होगी, ये तय है। लेकिन हम इसको लंबा खींचेगा ये नहीं मानते। ये युद्ध बहुत जल्द, हमें लग रहा है विदिन 1 वीक और 2 वीक ये युद्ध खत्म होगा। ये मैं आज आपके चैनल पर कह रहा हूं। जी, डोनाल्ड ट्रंप आपसे ही पूछ रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप भी कह रहे हैं 4 से 6 सप्ताह की बात कर रहे हैं प्रेम कुमार जी, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ये क्यों कह रहे हैं ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या जो जिस तरफ आप इशारा कर रहे हैं, क्या डोनाल्ड ट्रंप इस बात को समझ रहे हैं कि लंबा खिंच गया अगर युद्ध तो फिर बहुत दिक्कत में फंस जाएंगे डोनाल्ड ट्रंप, और वो नहीं चाहते कि यहाँ पर किसी भी ढंग से, जो आप शुरुआत में कह चुके हैं, आपकी बात को ही रिपीट कर रहा हूँ कि डोनाल्ड ट्रंप कम से कम अपने सेकेंड रिजीम में वो ये यहाँ फेल्योर, यहाँ हारा हुआ राष्ट्रपति घोषित हो जाए। इसलिए ये बहुत बड़ी चिंता उनके सामने होगी। प्रेम कुमार जी, आप बिल्कुल सही कह रहे थे। आना चाहता हूँ जल्दी से प्रशांत जी आपके पास। क्या प्रशांत जी आपको भी लगता है कि ये जंग जल्दी ख़त्म होगी, जबकि हमारे ईरान के साथी बता के गए हैं कि ये जंग अभी लंबा खींचेगी? देखिए, मामला फंसा हुआ हरमोज के रास्ता खोलने पर, और उसमें हम लोग अभी चर्चा कर चुके हैं कि रूस और चीन उस हरमोज के बंद होने से का फायदा उठा रहे हैं, और भारत जैसे तमाम देशों को नुकसान है। तो चीन और भारत 2 बड़े देश हैं जिनका कि तेल वहां से आता है। बाकी एशियन कंट्रीज का उतना बड़ा वो नहीं है हिस्सा जितना कि भारत तो चीन का है। चीन का रास्ता खुला हुआ है, उसका पेट्रो युवान भी चल गया वहां पे। तो हरमोज की संधि को खोलने का कोई रास्ता जो है वो अमेरिका कैसे ढूंढेगा? यमन ने एक रास्ता दिखाया था, लेकिन वो ओमान ने, तो ओमान की बात उन्होंने मानी नहीं। ओमान तो लगातार कह रहा है कि हम नेगोशिएट कर सकते हैं, क्योंकि एक हिस्सा ओमान का भी है उस हरमोज की संधि पर। दूसरा जो बड़ा कारण है कि यूरोप की कोई खास दिलचस्पी उसमें नहीं है जी। यूरोप की दिलचस्पी सिर्फ इतनी है कि हरमोज की वजह से ग्लोबल ऑयल का दाम जो है वो बढ़ता है, उसकी सप्लाईज में दिक्कत नहीं आई है। तो और धीमे धीमे आप देखिएगा कि जैसे अभी भारत की चर्चा हो रही थी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, उन्होंने ईरान के राष्ट्रपति को 2 बार फोन किया जी, और अपने मतलब से फोन किया, और बगैर आयतुल्लाह खमेनी के
हत्या पर शोक व्यक्त किए और बगैर मुस्तफा खamenei के सुप्रीम लीडर चुने जाने को बधाई देने को। अब ये दो बातें अगर वो नहीं करेंगे तो ईरान से संबंध सामान्य नहीं होंगे। ईरान मदद नहीं करेगा जैसे कि उसने पहले कर दी थी। एक दो जहाज उसने आने दिए क्योंकि आप उनके नौसैनिक यहाँ पे थे, उनको चार्टर फ्लाइट से जाना था। आपने कोच्चि से उनको चार्टर फ्लाइट पे कर दिया। अभी अमेरिका कहने पर आपने दो उनके शिप जो है उनसे संबंधित शिप, ईरान सरकार के नहीं है वो, लेकिन ईरानियन फ्लैग के शिप है वो, उनको आपने बंदी बनाया हुआ है। उसको छुड़वाने के लिए हो सकता है कि एक दो जहाज वो और इजाजत दे दे आपको। तो भारत की विदेश नीति अमेरिका और इजराइल के दबाव में या दोस्ती के चक्कर में मोदी जी ने अपना नुकसान कर दिया, और बड़ा नुकसान है। इसको एसेस करना पड़ेगा हम लोगों को, क्योंकि देखिए अमेरिकन यूरोप इकोनॉमीज इस तरीके के शॉक एब्जॉर्ब कर सकते हैं। हम $94 का डॉलर बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे बहुत लंबे समय तक। हमारा स्टॉक मार्केट 6,000-7,000 पॉइंट से नीचे जा चुका है जब से जी। 35 लाख करोड़ निकल चुका है और ज्यादा निकल चुका है। FIIs विदेशी निवेशक यहाँ से जा चुके हैं बिल्कुल बड़े पैमाने पर, और चुनाव आ रहा है और चुनाव में विमर्श नहीं बन पा रहा है। हिंदू मुसलमान भी कामयाब नहीं हो रहा। आप देखिए कि दिल्ली में करने की कोशिश की गई, वो हाई कोर्ट के इंटरवेंशन से हो गया और हिंदुओं ने ईद पर गुलाब बरसाए। अब ये बीजेपी के लिए चिंता की विषय है कि अगर हिंदू समाज गुलाब की बारिश कर रहा है, फूलों की बारिश कर रहा है ईद के दिनों में, ईद के दिन, तो ये बीजेपी और मोदी जी के लिए बुरी खबर है। समाज में सौहार्द अगर बनता है तो उनकी राजनीति नीचे जाती है जी। तो तमाम बातें ऐसी हो रही कि जो इनकी, देखिए डोमेस्टिक पॉलिटिक्स ट्रम्प की भी प्रभावित हो रही है, डोमेस्टिक पॉलिटिक्स नेतन्याहू की, तो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स की वजह से ये युद्ध थोपा गया है। जिस दिन ये युद्ध खत्म होगा वो युद्ध वो जेल में होंगे। तो इन तमाम चीज़ों से ऐसा लग रहा है कि सारा मसला भारत जो है वो किसी ऐसी स्थिति में नहीं है कि वो मीडिएट कर सके। जी। ईरान क्यों बात सुनेगा जब आप उसके सुप्रीम लीडर की हत्या की पे शोक तक नहीं व्यक्त कर रहे, तो आपकी ईरान क्यों बात सुनेगा? जी। तो भारत, नरेंद्र मोदी जी ने अपना नुकसान इसमें बहुत बड़ा कर दिया है, डिप्लोमेटिकली भी और आर्थिक दृष्टि से भी। और असली मसला जो है वो हरमोज की संधि को खुलने का फॉर्मूला क्या होगा, ये हमको देखना होगा कि ये फॉर्मूला क्या इमर्ज होता है। बिल्कुल उसी पे तय होगा कि युद्ध कब रुकेगा। बिल्कुल बिल्कुल। प्रेम कुमार जी कुछ जोड़ना चाहते हैं, फिर प्रफुल्ल जी आपके पास आ रहा हूँ। जी एक बात जोड़ना चाहता हूं कि एक नैरेटिव भी जो होता है ना, बिल्डअप करने का काम होता है, युद्ध में बनाया जाता है। तो ये जो डिएगो गार्सिया में अटैक वाली जो बात है, इस पर मैं ध्यान दिलाना चाहता हूं कि ये भी नैरेटिव बिल्डअप का काम है, क्योंकि मुझे लगता है कि ये बता करके कि ईरान की मारने की क्षमता बहुत दूर वाली हो गई है और वो यूरोप को भी मार सकता है और वो सबको परेशान कर सकता है। दरअसल डरा हुआ अमेरिका यूरोप को ईरान का भय दिखाना चाहता है। डिएगो गार्सिया में कोई जाके ईरान का वहां अटैक हुआ है, इसकी पुष्टि जो है अब तक नहीं हुई है। ये अमेरिका के सोर्सेज इसको हल्ला कर रहे हैं। तो ये भी समझने की बात होती है कि नैरेटिव जो है उसके मायने क्या हैं। जैसे आप भी ब्रेकिंग खबर चला रहे हैं कि नेतन्याहू कह रहा है कि यूरोप को अपनी जद में ले सकता है ईरान, ये भी उसी नैरेटिव का चेन है। और इसके अलावा अभी जो ताजा खबर आ रही है, ईरान ने धमकी दी है कि अगर हमारे न्यूक्लियर प्लांट को अगर आप अटैक करते हैं तो हम हॉर्मुज को हमेशा के लिए बंद करेंगे, तब तक जब तक कि हमारा नुकसान हुआ और न्यूक्लियर प्लांट फिर से बन नहीं जाता है। इसका मतलब लंबे समय के लिए बंद कर देंगे। तो ये जो धमकी है
ये धमकी भी बचाव का भी तरीका है ईरान के लिए कि भाई हमारे न्यूक्लियर प्लांट पर करोगे, और साथ साथ वो ये भी धमकी दे रहा है कि हम तुम्हारा भी नहीं छोड़ेंगे, इजराइल पर तो अभी किया भी है और आगे भी नहीं छोड़ेंगे। तो ये जो चीज है, ईरान के खिलाफ जो संगठित आक्रमण की जो तैयारी अमेरिका दिखा रहा है और बहुत बड़ी धमकी के साथ, उसका बचाव करने के लिए ईरान ने हॉर्मुज को एक तरह से पूरी तरह से अपना हथियार बनाया है कि हॉर्मुज को हम बंद करने की क्षमता इतनी आसानी से नहीं छोड़ेंगे। हॉर्मुज है तो ईरान है वाली बात है, और अमेरिका के लिए हॉर्मुज खोल दो तो ईरान पस्त हो गया। यहां पर लड़ाई आकर के टिक गई लगती है जी। हॉर्मुज और लड़ाई जो है वो हॉर्मुज पे ही, क्योंकि बार बार पिछले लगभग हफ्ता 10 दिन से हम लोग देख रहे हैं प्रफुल्ल कोलखियान जी कि डोनाल्ड ट्रंप हॉर्मुज को घुमा फिरा के ले आते हैं। क्या ये जिस एग्जिट पॉइंट की बात कह रहे थे अमलिंदु जी, क्या ये एग्जिट यहीं से है, हॉर्मुज से है, ये माना जाए डोनाल्ड ट्रंप के लिए? जी एक एग्जिट प्लान तो हॉर्मुज से है, लेकिन एकमात्र एग्जिट प्लान नहीं है। अभी जिसकी चर्चा प्रेम सर कर रहे थे, असल में ईरान की एक दैत्य छवि बनाई जा रही है जो दिवगार्सिया के मामले में, ताकि उस पर भयानक आक्रमण करने की वैधता का निर्माण किया जा सके। तो ईरान पर भयानक आक्रमण की वैधता के निर्माण के लिए भी उसकी एक दैत्य छवि बनाने की प्रकारांतर से कोशिश की जा रही है कि दुनिया के हर कोने में, यूरोप में और दूसरी जगह पर भी, मैं तो कहता हूं भारत तक भी उसकी पहुंच हो सकती है अगर उतने लंबे रेंज का है तो। देखिए ये एक, मैंने क्यों कहा कि एकमात्र एग्जिट रास्ता है, हम वो क्या चाहते हैं। जब ये जीत कर आए थे तो 31 मार्च के अंतिम सप्ताह में, 2025 के मार्च के अंतिम सप्ताह में एनबीसी को इंटरव्यू देते हुए ट्रंप महोदय ने कहा था, जब उनसे पूछा गया कि तो आपका आखिरी टर्म है, इस बार आप क्या क्या करना चाहते हैं, तो उन्होंने जवाब दिया था कि मैं थर्ड टर्म भी देश को सर्व कर सकता हूं। मैं जानता हूं कि थर्ड टर्म सर्व करने के क्या रास्ते हैं। तो उनकी भी इच्छा है आजीवन अमेरिका की सेवा करने की, उनकी भी इच्छा है। जैसे कि चीन के शी जिनपिंग को इच्छा है, जैसे कि हमारे यहाँ भी इच्छा है कि आजीवन देश की सेवा करें, पुतिन जी की इच्छा है, तो ट्रंप जी की भी इच्छा है कि आजीवन देश की सेवा करें। तो एक रास्ता तो उसके लिए उलझा करके रखेंगे और अनिवार्य परिस्थिति पैदा करके रखेंगे। दूसरी बात जो मैं ये कहना चाहता हूं सर, कि देखिए हमारा जो इकोनॉमी है वो इम्पोर्ट डिपेंडेंट एक्सपोर्ट की इकोनॉमी हमारी है। हम दूसरे देश से आयात करके हम अपने निर्यात की क्षमता को बढ़ाते हैं, और अगर दोनों तरफ से चीजें रुक जाएंगी, आयात भी बंद हो जाएगा और निर्यात भी बंद हो जाएगा, तो हम तो बिल्कुल कंज्यूमर कंट्री बन के रह जाएंगे। ऐसी स्थिति में हमारे सामने जबरदस्त संकट है। मैं क्यों कह रहा हूं कि लंबा चलेगा, कि ट्रंप महोदय ने कहा था कि इसको वाइंडिंग डाउन करने की बात कर रहे हैं, और अपने नेटो के साथी को कायर कहा था कुछ ही दिन पहले। पल बदल रहे हैं। तो ये जो वाइंडिंग डाउन करने की जो बात वो कर रहे हैं, उसके लक्षण नहीं दिख रहे हैं उनके यहाँ, और उनके यहाँ तमाम तरह के विद्रोह तो उनके यहाँ हो ही रहा है। अब ये सुपर पावर जो हमारे यहाँ जो चीन है, जिसका मैं बार बार कह रहा हूं कि ये बैटल ग्राउंड सेम है, ईरान में है, लेकिन वार स्पॉट बदल रहा है, और ये पूर्वी एशिया में और इधर भी इसका प्रसार होगा। और इसलिए मुझे लगता है कि इसकी फ्रीक्वेंसी, इसकी इंटेंसिटी भले कम बेसी हो, लेकिन लड़ाई अभी जारी रहेगी। जैसे कि हम जानते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर अभी भी खुला हुआ है, उसके क्लोज होने की कोई ऑफिशियल घोषणा नहीं हुई है। और अभी पाकिस्तान की तरफ से भी ये बात कही जा रही है कि अगर पाकिस्तान पर किसी तरह का अमेरिका हमला हुआ तो वह इसका बदला भारत से, उसके कहने का आशय है, लगभग ठीक उसी तरह से लेगा जिस प्रकार ईरान जो खाड़ी देश है, यहाँ पर अमेरिकी बेस है, उस पर हमला करके कर रहा है। तो ये और एक कॉम्प्लेक्स सिचुएशन क्रिएट हो रहा है, और इसमें कौन किसको उकसावे में लेगा और कौन क्या बातें आएगी, अभी देखने की बात है सर। जी बिल्कुल ये देखने की बात होगी। उकसावे वाली बात इजराइल और अमेरिका की तरफ से, और खासकर डोनाल्ड ट्रंप जब 48 घंटे का अल्टीमेटम देते हैं तो ये उकसाना ही कहलाएगा, और वो कर रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं, रात दिन उसी काम में लगे हुए हैं। लेकिन इस बीच खबरें उधर से, इजराइल से और ईरान से बहुत सारी खबरें आ रही हैं। अभी एक
शारजाह में एक विमान के ऊपर, जहाज़ के ऊपर प्रोजेक्टाइल गिरा है और उसमें हालांकि किसी जानमाल की हताहत की खबर नहीं आई है, लेकिन ये ईरान की तरफ से दागा गया, चाहे वो ड्रोन हो या मिसाइल हो, वो उसकी खबर अभी नहीं है, लेकिन ये चल रहा है। चाहे यूएई हो, चाहे वो कतर हो, चाहे सऊदी अरब हो, इराक में बगदाद हो, जितने अमेरिकी बेस हैं, जहाँ जहाँ कुवैत है, अमेरिकी बेस पर, बहरीन में, इन सब जगहों पे लगातार हमले हो रहे हैं। ये हमले होते रहेंगे, लेकिन रोज़ाना इसमें कुछ न कुछ इजाफा हो रहा है और ईरान ताबड़तोड़ हमले अब इजराइल के ऊपर कर रहा है। न्यूक्लियर जो प्लांट उनका है उससे 10 किलोमीटर की दूरी पे, लेकिन चाहता तो वहाँ कर सकता था जहाँ से लीकेज की खबर भी सुनने को मिलती, लेकिन ये ठीक नहीं है। तो ईरान थोड़ा सा संभल के वार कर रहा है, ये भी दिखाई दे रहा है। वो बच्चों के ऊपर या बच्चों के स्कूलों के ऊपर या अस्पताल के ऊपर वो हमला नहीं कर रहा।